अच्छे हैं, सीडीपी में। दमदार हैं, जो हमारे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसको आप सॉल्व करें। आपको आए या ना आए, आप उसको सोच सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप जितना कोशिश करेंगे, जितनी तैयारी करेंगे, जितना बार बार उस पर वर्क करेंगे, उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। और ये बेनिफिट इतना आसान है कि आप उसको कंटिन्यू करते जाएंगे। अब देखो, आपने आप अगर नए हैं इनमें से, आप बहुत सारे बच्चे नहीं हैं और इनको ये दिक्कत आ रही है कि हाउ टू स्टार्ट। और ये स्टार्ट तो करेंगे लेकिन कहाँ से करना है, शुरू कहाँ से करना है। चलो हम थोड़ा 2-3 दिन हुए हैं, आ चुके हैं, कई बच्चे आज नए आए हुए हैं, परसों नए थे। दिक्कत बहुत सारे जनों को आ रही है। तो सुनो क्या करना है। सबसे पहले अपने जो वीडियोस दिए गए हैं या फिर लेक्चर डे बाय डे जो हो रहे हैं, वीडियो के सेक्शन में आपको जाना है। टीटीटी एग्जाम 2025 फोल्डर को ओपन करना है और ओपन करने के बाद भीतर दिए गए सबसे पहले वाले टेस्ट को शुरू करना है। सबसे पहले दिए गए वाले वीडियो को शुरू करना है। और सबसे पहले वाला जो वीडियो है सेमिनार का है, जिसमें हमने बताया है कि किस तरह से हमारा सिलेबस होगा, किस तरह से हमारा पूरा स्टडी का प्लानिंग होगा, कौन से सेक्शन को मार्क कितने हैं, कौन से पेपर को मार्क कितने हैं। ये पहला 2-2.5 घंटे का अगर आपने सेमिनार ठीक तरह से देख लिया तो मानो आपने पूरा सीटेट का स्ट्रक्चर समझ लिया। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझना है। फिर देन स्टार्ट होता है आपकी जर्नी, जहां से फर्स्ट चैप्टर ऑफ सीडीपी का होता है। और सीडीपी के चैप्टर का पहला टॉपिक है कि विकास की अवधारणा एवं अधिगम। अगर ये आपने वीडियोस देख लिया, वो 2-2.5 दिन का होगा, या फिर उसको मैं अभी रीनेम कर दूंगा कि कौन सा चैप्टर कब आ रहा है और कैसे आ रहा है। अभी मैं यहाँ पर डेट के साथ साथ उस चैप्टर का नाम डालूंगा और लोगो भी डालूंगा, जिससे आपको देखने पढ़ने और सुनने में आसानी हो। जैसे आपने उस चैप्टर को देख लिया, मानो उसी चैप्टर के नाम से आपको टेस्ट में जाना है। सर्च बॉक्स में उसी टेस्ट के नाम से सर्च करना है। जैसे आप उसी सर्च को करेंगे टेस्ट टॉपिक के नाम से, आपके सामने 5, 6 या 7 टेस्ट आ जाएंगे। तो उसी तरह से आपको हर एक टेस्ट को सॉल्व करना है। आपने जो टेस्ट सॉल्व की है वो अटेम्प्टेड आएगी। और बराबर ना, अटेम्प्टेड ही आती है ना, एक आध यस सर, यस। हाँ। और जो टेस्ट को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है उसको क्या आता है, अटेंड करके आता है। अटेंड करके आता है, यानी जो उसको अटेंड करना अटेम्प्ट है। किए हैं उसको रीअटेंड होते हैं। री अटेंड आ जाता है, अटेंड और री अटेंड आ जाता है। अगर आपने उसको पहली बार दिया है तो री अटेंड आएगा, और देना है तो अटेंड करो उसको आएगा। तो आपको इसी तरह से उस टेस्ट को सॉल्व करना है। आपको इस हफ्ते में देखो, अभी चल रहा है दिसंबर का महीना, ठंडी की जिस तरह से गति बढ़ चुकी है उसी तरह से हमारे पढ़ाई की गति बढ़ना है। और हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात आना है, सीटेट को क्रैक करना है। हमने जो एम के लिए, क्योंकि हमारे सामने सिर्फ जनवरी का ही महीना है, फरवरी में तो एग्जाम है, 8 ही दिन बाकी। 8 दिन हमारे लगातार डेली डेली लगातार हमारे टेस्ट चलते हैं। 8 दिन, 8 या 10 दिन हमारा कंटिन्यूस डे बाय डे, यानी हर दिन टेस्ट रहते हैं। तो वहां पर आपको सिर्फ रिवीजन और डेली टेस्ट सॉल्व करना ही होता है। आपको हम उस सांचे में डालेंगे, उस एक पैरामीटर में रखेंगे, जो हमारी तरह आप अगर स्टडी करेंगे तो मान लो आप, यकीनन मान लो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और इस क्वालिफाई होने के लिए सबसे पहले है आपको क्लास को अटेंड करना है। ये मत समझो, ये मत सोचो कि मैंने क्लास अटेंड किया या फिर ज्वाइन किया है मतलब क्वालिफाई हो जाओगे। नहीं, आपको ज्वाइन नहीं करना है तो अटेंड करना है। हर एक लेक्चर को अटेंड करना है, हर क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको हिस्सा लेना है। साथ ही साथ ये करते वक्त आपको डेली स्टडी करना है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है कि सर पढ़ाई कहाँ से शुरू करूं, क्यों करूं, कैसे करूं, अमुक अमुक अमुक। अब आपके लिए मैं एक इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि आपने जो डेली वाइज में जो लेक्चर देखते हैं, उन लेक्चर को आपको क्या करना है। आप जैसे उसको देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट बना लो। स्क्रीनशॉट बनाने के बाद उसके आप प्राइमरी क्या बना सकते हो, उसी स्क्रीनशॉट को सीक्वेंस में लगाकर खुद पीडीएफ बना सकते हो और खुद अपने वही पे या नोटबुक पे आप लिख सकते हो।
तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी में से नोट निकालो या फिर हमारे स्टडी सेक्शन में जाकर उससे नोट बना लो। सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी को समझना जानना, क्योंकि पूरा पेपर जो है हमारा हिंदी में आएगा। आपकी लैंग्वेज जो है वही लैंग्वेज सिर्फ 30 मार्क की आपकी उसी लैंग्वेज से आएगी, बाकी पूरा पेपर हिंदी में आएगा। वो हिंदी समझने के लिए आपको डेली क्लास करना ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर वार्तालाप भी हिंदी में इसलिए करता हूँ कि आपको वो बेनिफिट मिल जाए। बात समझ में आ रही है? कभी कभी मेरा क्लास या लेक्चर्स आपके माइंड के ऊपर से यूं ही चला जाता है, तो वो जाने दो, जाता है तो जाने दो, वो फिर से आएगा। अगर आप रिकैप में देखेंगे, री वीडियो ओपन करके देखेंगे, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अब आपका जो पहले दिन से ज्वाइन है उनका प्रोफेशन या प्रोबेशन पीरियड खत्म हो चुका है, अब उनको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, रेसिंग चल रही है। पिछले बार जो 90 मार्क्स थे वो 100 पे जा चुके हैं, जो 100 पे थे वो 110 पे जा चुके हैं। और ये करने के पहले मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा, अगर आप ये देने से पहले पढ़ाई कर रहे हैं, कई बार कुछ देख रहे हैं और देखने के बाद उसका असर उसमें हो रहा है, तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे ज्यादा मार्क आ रहे हैं और मेन एग्जाम में आपको कम भी मार्क आ सकते हैं। तो आपको इतना भी खुश नहीं होना है कि मैं बहुत मार्क मिला रही हूँ, अब मुझको सब कुछ आ गया। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं अभी समझ रही हूँ, देख रही हूँ, आगे तो आना ही है, आगे तो होना ही है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो सातत्यता है, टेंडेंसी है, उसको आपको क्या करना है, लगातार बनाए रखना है। और दोबारा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको सबसे पहले एक जगह बैठकर ही टेस्ट को सॉल्व करना है। आप अभी भी बहुत सारे लोग किचन में बैठ के किचन में खाना पकाते वक्त वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ऐसी गलती न करें। ये गलती आपके लिए ही हानिकारक है। तो जहां भी जिस भी पोजीशन में है, जैसे कि कुछ घूम रहे हैं, कुछ टहल रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ये गलती मत करो। प्रॉपर सिटिंग, जब प्रॉपर सिटिंग कर रहे हैं तो मोबाइल को स्टैंड पे रखो, ईयरफोन लगा लो, ईयरबड लगा लो, या फिर छोटे से ब्लूटूथ मिलते हैं, स्पीकर से जोड़ लो, आवाज बहुत सारी आ जाएगी, यानी आपको बहुत क्लियरली और एकदम झकास लेवल से आपको सुनाई देगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगी। वैसे छोटे स्पीकर 100-150 रुपए में मिल जाते हैं, जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं और आपको बहुत ही बेहतरीन साउंड देंगे। तो उसके बाद आपके आपके सामने जब बैठ रहे हैं तो प्रॉपर आपके सामने राइटिंग पैड होना चाहिए, पेन होनी चाहिए और कॉपी यानी नोटबुक होनी चाहिए। जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक का हेडिंग और मेन मेन लाइन जो नोट्स के बारे में बताए जा रहे हैं वो आप नोट डाउन करके लेना है। ये सब कुछ करेंगे तभी आप कुछ बन पाएंगे। आसान ये नहीं है कि चेयर पे बैठे हैं, आराम कुर्सी पे झूले पे झूल कर आप देख रहे हैं, तो उसी झूले पे झूलता रहना पड़ेगा आपको 2-3-2.5 साल। तो सीरियस बन जाओ, सीरियसली स्टडी करो, सीरियसली टेस्ट दो, सीरियसली क्लास करो। सबसे पहला है सीरियसली क्लास करना है। जितना क्लास समझ में आएगा उतनी पिकअप पावर आपको मिलेगी क्लास के उस टेस्ट को सॉल्व करते वक्त। तो सबसे मेन बेनिफिट लेवल कहाँ पर है, तो क्लास का ये जो लेक्चर्स हैं उसको अटेंड करना, और पूरे लेक्चर आपको रिकॉर्डेबल अटेंड नहीं करनी है, तो लाइवली अटेंड करने हैं, क्योंकि उससे हमें आदत पड़ जाती है। वैसे तो हम जब फ्री होते हैं 2-2:30 बजे रात के, आप वो वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे अभी व्यूज जो हैं वो 2:30-3 बजे के आ रहे हैं। तो क्या आप उतने समय में अच्छे से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आपको वहां पर कुछ क्वेरी आ रही है तो कौन हल कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको क्या करना है, टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस में आना है। ठीक है, तो ये सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर मैं ज्यादा वक्त नहीं गवाऊंगा, लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। जो नए लोग थे उनके लिए इम्पोर्टेंट था, और जो पुराने हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। और जो लोग अभी भी वीडियो देखते देखते खाना खा रहे हैं या फिर बच्चों को पढ़ा रहे हैं या किचन में काम कर रहे हैं, उन लोगों से दरख्वास्त है कि आप दोबारा ऐसी हरकत मत करो।
या फिर आप मैं ऐसे लग रहा है मेरे को बहुत बहुत बात, तो मैं आपका वीडियो ऑन करने लगाऊंगा जब भी जिस भी हालत में। और उस समय आप मानो अगर आपका प्रॉपर सिटिंग या कुछ दिक्कत में आ रहा है तो आप रिस्ट्रिकेट हो सकते हैं 2-4 दिनों के लिए। आपको किसी भी हालत में रीज्वाइन करने नहीं आएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपको प्रॉपर काम करना है। ओके, चलो तो आप पढ़ेंगे हम। हाँ, इसके बारे में अभी जो मैंने बातें बताई उसके बारे में किसी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। 2 मिनट आपके पास वक्त है और आगे जाऊंगा। सिर्फ अभी की हरकतों के बारे में कुछ है, हरकत के बारे में दिक्कत? हेलो। नहीं सर। हाँ सर। हेलो सर। हाँ, पटेल साहब बोलिए। सर एक डाउट था मुझे। पूछो ना। अभी अभी जो एग्जाम कल टेस्ट हुई सर, हाँ, वो टेस्ट में एनईपी और इंक्लूसिव एजुकेशन पर 5 से 6 क्वेश्चन पूछे थे सर। वेरी नाइस सर, ऑनलाइन उस एग्जाम। पे, हाँ उस पे और एक बार सर क्लास चाहिए था। उस पे अभी अगर थोड़ा एक बस आधा नहीं लेक्चर ले। सर जी, अभी वो हाँ चैप्टर बोलिए। पढ़ा ही नहीं हमने। अच्छा हाँ। अभी पढ़ा ही नहीं, अभी पढ़ने वाले हैं। उसको बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं, अभी छठे चैप्टर पर चल रहे हैं हम। अच्छा ओके। अच्छा ठीक, ओके सर। हाँ, और किसी को सर कोई एक दिक्कत? रिक्वेस्ट होती सर। हाँ। सर एक हाँ बोला। रिक्वेस्ट होती, कारण अगोदरपासून आम्ही जॉईन केलं नाही, आता जस्ट जॉईन केलंय. हम्म. आता तुम्ही व्हिडिओ बघा म्हणते, पण व्हिडिओ बघण्यापेक्षा तुम्ही फक्त मेन मेन मुद्दे थोडा वेळ घेतलं तरी चालेल, 4 नाही, धड्यावरचे. परत रिव्हिजन होत नसते मॅडम त्याची. कारण परत पुढचे चॅप्टर्स कसे कव्हर करणार, बाकीचे विषय कसे कव्हर करणार? बरोबर आहे. 10 मिनिटं परत फक्त आपल्याला पुढे रिव्हिजन. जायचं असतं आणि ज्यावेळेस वेळ राहतो त्यावेळेस आम्ही रिव्हर्स मध्ये येऊन तो रिकॅप पण घेतो. समजा आपण पुढे गेलो, पुढे पूर्ण सिलेबस संपला तर आपण रिव्हर्स मध्ये येऊन ते पण कव्हर करतो. ठीक आहे. पण आता सद्यस्थितीला तुम्हाला व्हिडिओ पाहणं खूप गरजेचं आहे, रेकॉर्डेबल व्हिडिओ पाहून तुम्ही ते करा. आणि इथून पुढे तुम्ही लाईव्ह अटेंड करण्याचा प्रयत्न करा. माझं रेकॉर्डेबल असं जास्त वेळ तुंबून ठेवू नका की मी बघेन, उद्या बघेन, परवा बघेन वगैरे वगैरे. तेच रेकॉर्डेबल बघणं होत नाही, म्हणूनच म्हणलं मी नाही थोडस नाही, बघणं होत नाही हे कारण नाहीये, तुम्हाला ते बघावंच लागणार आहे. आपल्याला थेट क्रॅक बघत करायचं नाही, असेल पण तर एक फक्त मेन मेन तुम्ही थोडस एक एक धड्याचं एक 15-15 मिनिटं घेतलं तरी 4 दिवसात होऊन जाईल. नो 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 रिक्वेस्ट आहे. नो नो नो. ओके ठीक आहे, नक्की. चालेल. सर कारण काय आहे, ते पूर्ण होत नाही मॅडम. मी कधी कधी घेतो रिकॅप मध्ये, पण असं टोटली चॅप्टर पूर्ण रिकॅप मध्ये घेता येत नाही. त्याला वेगळाच वेळ लागतो आणि तो आता सद्यस्थितीला आपल्याकडे नाही आहे. आपल्याला भरपूर सिलेबस कव्हर करायचा आहे आणि मग ओके ठीक ज्यांचं आहे. झालेलं आहे त्यांना ते बोरिंग वाटेल. आणि बरोबर आहे, असे नवीन थोडेच आहे, त्यांच्यावर पण आपण कसं काय वाटलं तर उपाययोजना करूया. सर ऍप्लिकेशन मध्ये रेकॉर्डिंग व्हिडिओ कुठे पाहायला मिळतात? हॅलो हॅलो हा, हॅलो. सर आपल्या ऍप्लिकेशन मध्ये रेकॉर्डिंग व्हिडिओ कुठे पाहायला मिळतात? तर आवाज आला नाही तुमचा, जोराने बोला थोडं. सर आपल्या ऍप्लिकेशन मध्ये रेकॉर्डेड व्हिडिओ कुठं दिसत नाहीये, कुठे आहेत ते? सर जादा सर तो तुम्ही खूप दिवस त्याचे आहेत. आता ऍप्लिकेशन मध्ये व्हिडिओ सेक्शन मध्ये जा, व्हिडिओ सेक्शन मधल्या CTET क्लास 2025 मध्ये जाऊन त्या ठिकाणी तुम्ही ते पहा, तिथं आहे. आणि तरी तुम्हाला नाही कळले तर आपल्या शुभम सरांना कॉल करा, तुम्हाला सगळी माहिती दिली जाईल. ओके, चलो तो अब हम यहाँ पर रुकेंगे और डायरेक्टली हम जाएंगे हमारे चैप्टर पर। अब ज्यादा समय बगैर गुजारे हम अभी अगला चैप्टर को अभी देख रहे हैं। आज का चैप्टर बहुत ही आसान, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारी जो अध्ययन शैली है, अध्ययन पद्धति है, इनमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। और ये इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो लर्निंग सिस्टम है इनमें बदलाव आए हैं। क्या आपको पता है हमारे पूर्वजों ने किस तरह से पढ़ाई की? पता है क्या? कोई बता सकता है? हमारे पूर्वजों ने, बोल रहा हूँ। एक पहले पे- बच्चे पहले बच्चे गुरु के घर जाते थे जंगल में पढ़ने के लिए। वेरी नाइस। वे जो वेद होते हैं ना, गुरुकुल. ऋग्वेद, नहीं तो एक हाँ। वेद पुराण. ऋषिमुनि के साथ बैठकर वो जो, गुरुकुल परंपरा होती सर. गुरुकुल. हाँ ओके गुरुकुल परंपरा। ओके, इज राइट आंसर। अब चलो मैं बता देता हूँ। अब मैं बता देता हूँ। ओके ओके ओके। तो क्या है, क्या और क्या था सिस्टम में, हमारे बदलाव कैसे आया?
और परंपरागत हम जो शिक्षा लेते आए हैं, शिक्षा बोल रहा हूँ मैं, शिक्षा यानी एजुकेशन, शिक्षा और शिक्षण, इनमें हिंदी के 2 वर्डों में फ़र्क है। शिक्षा यानी एजुकेशन, शिक्षण यानी टीचिंग। समझ में आया? 2 बदलाव हैं इन दोनों हिंदी के वर्ड्स में। हिंदी के दोनों वर्ड्स में शिक्षा यानी एजुकेशन और शिक्षण यानी टीचिंग। ओके, मैटर क्लियर? अब देखो, ये शिक्षा में हमारे बदलाव हो चुके हैं। सबसे पहले जो था हमारा शिक्षा, वैसे तो हमारी जो पृथ्वी है उसकी उपपत्ति आपको तो पता है, हाँ? 4000 कोटि वर्षों से पूर्व हमारा ये सिलसिला चल रहा था। और जो सबसे पहले संस्कृति हमारी आई भारत में, वो जो नदियों किनारे बसने वाली, उसमें से सबसे पहली द्रविड़ संस्कृति थी। और उसके बाद जो आई वो अ, हड़प्पन, जिसको हम हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं, और उसके पास फिर बाद आया वैदिक कल्चर। अब वैदिक कल्चर में क्या था कि जब हम जो शिक्षा देने की जो सिस्टम थी, वो ये थी कि बच्चे गुरु के घर जाकर पढ़ाई करते थे। और गुरु के घर जाना यानी गुरु की सेवा करना, प्रातः काल में उठना यानी बहुत सवेरे उठना, जंगलों में जाना, लकड़ियां इकट्ठा करना, उसके बाद लाकर होम हवन में बैठना, पूजा पाठ करना, ऋचाओं का अध्ययन करना, मुख पाठ करना। जो गुरु के मुंह से ज्ञान निकलता है वही स्मरण करके उसको आपको दोहराना है। उसके बाद आपकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। गांव के आसपास के लोगों के पास जाकर कुछ मांग कर लेके आना, उसको खाना, और दिन भर के जो कार्य है, या फिर उस गुरुकुल सिस्टम में अगर गाय भैंस है तो उसको चराने के लिए लेके जाना, और उसके बाद शाम में बैठकर गुरु के मुख से जो कुछ बातें मिलती हैं, ज्ञान मिलता है, वो सुनना। यानी इस काल में या इस कालावधि में कोई भी प्रिंटेड मटेरियल नहीं था जो था वो गुरु के मुख से निकलने वाला। और गुरु को जो स्थान था वो बहुत ही अहम और बहुत ही ऊंचा था। सो इस अवधि में हम ये कह सकते हैं कि गुरु ही एक सबसे अहम स्रोत था, रिसोर्स था ज्ञान का, जो देता था। और वो ज्ञान का लेक्चर या फिर ज्ञान का पाठ ये था कि जीवन गानी में चलने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत है वो वहां से मिलती। हम जो धार्मिकता हो या फिर और कुछ बातें हो जिससे हम समाज में एक अच्छा नागरिक बोलकर रहने के लिए तैयार करना है, वो ज्ञान वहां पे दिया जाता था। धीरे 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 उसमें बदलाव आने लगा। और फिर उसमें उसमें आप में क्या होने लगा, गुरु के करीब बैठकर गुरु के उपदेश जिसमें लिखे गए वो उपनिषद है, अरण्य में जाकर लिखे गए वो अरण्य के हैं, बराबर। और फिर 2 महाकाव्य आए जो बहुत ही बड़े 2 महाकाव्य हैं। कोई नाम बता सकता है क्या उन 2 महाकाव्यों का? ये क्वेश्चन आएगा एसएस में आपके लिए, पेपर 2। महाभारत रामायण। महाभारत रामायण। वेरी नाइस, वेरी नाइस। महाभारत और रामायण ये 2 बड़े महाकाव्य हैं जिसमें हमें ज्ञान मिलता है कब कहाँ क्या हुआ, ये लिखित है, बराबर। अब क्या हुआ, सिस्टम में क्या बदलाव आया देखो। अब जब गुरु के पास तुम जाकर पढ़ाई कर रहे थे तो गुरु ने आपके लिए इवैल्यूएशन सिस्टम क्या लगाया कि आपने ज्ञान ग्रहण किया। इवैल्यूएशन सिस्टम, मूल्यमापन जिसको हम कहते हैं, वो क्या लगाया? आपकी एग्जाम हुई नहीं, तो फिर गुरु ने ऐसी क्या ट्रिक लगाई, जैसे कि गुरु के पास रहने का जो कालावधि था वो सिर्फ 10 या 12 साल का था। 12 साल पूरे होने के बाद उन लोगों को छोड़ दिया जाता था जिन लोगों के पास ज्ञान पूरा आ चुका है। वो भी गुरु परख कर देख कर उसको छोड़ देते थे कि बाबा इनमें ज्ञान आ चुका है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो शुरू की सिस्टम थी वो कौन सी सेंटर हो गई? स्टूडेंट को महत्व था, स्टूडेंट के इरादों को महत्व था क्या? तो क्या था? पूरा भरोसा गुरु पर, और सेंटर था वो गुरु, यानी ज्ञान जो दे रहा था वो था सेंटर गुरु। जब ये वहां से गुरु का सेंटर लगभग चलते आ रहा है, वो करीबन आधुनिक काल तक चलते आया। और जब कंस्ट्रक्टिवलिज्म ने अपना उगम किया या फिर जन्म लिया, कंस्ट्रक्टिवलिज्म यानी रचनावाद, उसको मराठी में
ज्ञान रचनावाद कहा जाता है। और इस ज्ञान रचनावाद में टीचर सेंटर एजुकेशन को खुली मारकर यानी उसको छोड़कर हमने अपनाया चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। अब ये चाइल्ड सेंटर का मतलब क्या है, और यहाँ से थोड़ा और पीछे जाता हूँ और उसी वैदिक काल को आगे लेके उसके बाद जो 2 महाकाव्य हुए, 2 महाकाव्य होने के बाद स्मृतियां आई, जिसमें मनुस्मृति की बराबर और 17 स्मृतियां थी जो लिखी गई, और जो सबसे प्रसिद्ध हुई या जिसको विरोध किया गया वो थी मनुस्मृति, बराबर। और उसके बाद देखो हमें सिर्फ देखना है कि सिस्टम चेंज किसमें हुआ है, इवैल्यूएशन या फिर एजुकेशन सिस्टम में आने वाले बदलाव को हमें देखना है। फिर मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, इनके भी अपने अपने धार्मिक थे, मकतब है, मदरसा है, हाँ, जिसमें एजुकेशन दिया जाता था। जो भी लेक्चर्स हो या फिर ज्ञान हो वो गुरु की ओर से ही मिल रहा है। जैन धर्म में का वो 8 साल का शिक्षा हो या बौद्ध धर्म का वो शिक्षण हो, ये पूरा जो था माहौल ये था पूरा टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, क्योंकि ज्ञान देने वाला जो रिसोर्स था वो एक ही था, वो था टीचर। आज के ज़माने में हम देखेंगे तो हमारे पास ज्ञान देने का या फिर मिलाने का रिसोर्स देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस बच्चे के सामने आ जाए। आप बता सकते हैं कौन-कौन से रिसोर्स आज बच्चे के सामने है टीचर को छोड़कर, जो बच्चा खुद मिला सकता है? ऑनलाइन, ऑनलाइन, इंटरनेट, ऑनलाइन के पहले आप बताएंगे इंटरनेट, वेरी नाइस, और एकदम सही, इंटरनेट। एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशंस, वेरी नाइस, यूट्यूब हो गया, ये हाँ ये चाहिए, शिको गूगल ऐप हो गया, क्रोम। हाँ, हाँ, वेरी नाइस। और यहाँ पे चैट जीपीटी है या फिर जेमिनी है, बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाले एप्लीकेशंस हैं जो आपको ज्ञान देंगे। यानी बच्चा अगर टीचर से संतुष्ट नहीं है, टीचर ने दिया गया ज्ञान पर अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो खुद खोज सकता है ज्ञान को, बराबर। और वो खुद सोचने की वजह से या फिर खुद खोजने की वजह से उसको मोर एंड मच अंडरस्टैंडिंग उसमें मिल रही है। ये अंडरस्टैंडिंग टीचर सेंट्रल एजुकेशन में नहीं थी। टीचर सेंट्रल एजुकेशन में टीचर, देखो अभी बदलाव कहाँ हो गया, मध्ययुगीन आया, मध्ययुगीन के साथ आधुनिक शिक्षा आई। आधुनिक शिक्षा यानी हम देखते हैं करीबन 1500-1600 साल से, ईस्वी सन 1500 या 1600 साल से जो कुछ आया हुआ पीरियड था, वहां से हम आधुनिक शिक्षा को समझते हैं। आधुनिक शिक्षा में क्या आया, या फिर सबसे पहले शुरुआत हुई वो चीन में, जब कागज का खोज हुई, प्रिंटेड मशीन मिल गए और वहां से सिस्टम में चेंज आया। सबसे पहले क्वेश्चन आंसरिंग का जो मसला था, सबसे पहले मालूम था एक ही क्वेश्चन था, वही 60 मार्क का था। फिर उसी में जो यूनिवर्सिटी में लिया गया इवैल्यूएशन का ये सिस्टम, ये जो था पूरा पढ़ना लिखना और समझना। अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अपने जो कोल्हापुर की यूनिवर्सिटी है, क्या नाम उसका, शिवाजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि स्टडी करने के लिए क्या था। 2000 या फिर 2000 के पहले के जो लोग हैं, 1990 से लेके 2005 तक के जो स्टूडेंट हैं, वो बता सकते हैं कि हमने बीए के पेपर में क्या लिखा है, बीए के पेपर का इवैल्यूएशन किस तरह से होता था, कोई बता सकता है? तो इवैल्यूएशन ये होता था कि आपने पेपर में कितना और क्या लिखा है, अगर वो लिखा उतना है तो उतने हिसाब से मार्क दिए जाते थे। 2000 या 2000 1999 और उसके करीब के अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो तब के अखबार में भी छप के आया था कि बच्चों ने बीए के पेपर में क्या लिखा है, तो उन्होंने पूरी पिक्चर की स्टोरियां लिख दी थी और वो क्वालिफाई भी हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग थे। क्यों ऐसे हुआ? तो अहम हमने किसको दिया? तो बच्चों के ज्ञान को, यहाँ पर जो क्या बोलते हैं उसको, महत्व था वो नहीं था। हमें क्वालिफाई होना है, इसका मतलब हमने कंटेंट को दिया, इसका मतलब हमने पुस्तक को दिया, इसका मतलब हमने टीचर को दिया। टीचर ने ज्ञान देते वक्त भी ऐसा ज्ञान दिया, इतना भारी ज्ञान दिया कि जो उसको समझ में आता है, जो नहीं आता है वो भी दिया। बच्चों के सामने
वो स्टोरियां शेयर की जो अनरिलेटेड ऑफ कंटेंट थी, उसके बारे में उसका कोई संबंध नहीं था, फिर भी बच्चों ने उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि वो टीचर है। बहुत सारे टीचर ऐसे थे पुराने ओल्ड थिंकर, तो उनका पढ़ाने का तरीका एक जगह ठहरना और पढ़ाना। अगर इसी में किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उसके बारे में उसको अगर आंसर आता नहीं था तो टीचर का एक ही कहना था, बस गाडवा तुला काय कळतंय। बरोबर है का? सही है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस यस यस। ये मेंटेलिटी हमारे टीचरों की थी, तो ये मेंटली टीचरों की रहेगी तो क्या बच्चा अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी को बरकरार करने के लिए, क्यूरियोसिटी का उसका हल करने के लिए वो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए? फिर उसकी वो क्यूरियोसिटी कब खत्म हो जाए? व्हेन? उसका समाधान मिला तो फिर क्वेश्चन कब का। मिलेगा? आप तो टीचर उसको धमका रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, गप गाड़वा गप मूर्खा, उसके क्वेश्चन को नहीं दे रहे क्योंकि तुम्हें नहीं आ रहा, तुम्हें जो आ रहा है वो किताबों के बाहर का आ रहा है, किताब वही पढ़ रहे हैं। तो बच्चा ढूंढे तो ढूंढे कहाँ और पूछे तो पूछे किसको? तो फिर आप तो पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं? टीचर को पेमेंट मिल रही है और टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, लेकिन बच्चे के हल को, समस्या को वहां पर खत्म ही नहीं हो रही है। बच्चे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्वेश्चन हल ही नहीं हो रहे। तो भी कौन सा सेंटर वाला है? तो इस सेंटर में टीचर को अहमियत थी, इसलिए इसको टीचर सेंटर्ड एजुकेशन किया जाता है। दूसरा जहां पर है, जब हम रट्टन पद्धति को मानते हैं 1990 से लेके 1999 तक, देखो 1990 से लेके 1999 तक अगर हम 10वीं की बोर्ड एग्जाम देखेंगे तो उस समय चलने वाला एक ही पैटर्न था, 21 अपेक्षित संच, आणि उसमें 10 साल पुराने क्वेश्चन पेपर थे। मानो वो अगर आपने रट लिए, वो आपने सॉल्व किए तो उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये कौन सी पद्धति हो गई? विज्ञान के जो कुछ सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, उसको रटना है। इंग्लिश के कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ स्पेलिंग है, उनको रटना है। ये कौन सी सिस्टम हो गई? तो ये हो गई रटंत सिस्टम, जिसको हम पाठांतर बोलते हैं। बराबर? ये रटना माने क्या है कि कुछ समझ में आओ न आओ, कुछ आए या न आए, सिर्फ उसको दोहराना है। तो फिर ऐसे बच्चों के ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी होगी, ये बच्चे कोई नया एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, ये बच्चे कल का भविष्य, कल के उजागर हो पाएंगे। यस और नो? हो पाएंगे? नहीं सर, नहीं हो पाए। क्या करना पड़ेगा ऐसे बच्चों के लिए हमें, ऐसे सिस्टम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिस्टम बदलनी चाहिए सर। सिस्टम अगर बदल बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, वो टीचर का उनका कर्तव्य है कि उसको बच्चों को समझने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है उसका बच्चे का, क्या कॉन्सेप्ट सिस्टम क्लियर चेंज नहीं है, तो तुम्हारी उसको 10वीं कब हुई है मैडम? गोली मैडम 10वीं कब हुई है तुम्हारी? कौन सी ईयर में हुई है? आई थिंक 2016 17 हाँ? 17 18 सर, 80? श्योर नहीं है। 10वीं कब हुई श्योर नहीं है? ओके, बताना नहीं है आपको। नहीं सर, ऐसी बात मतलब उतना क्लियर नहीं है। एसएससी कब हुई पता नहीं आपको आपकी? तब सर तब तुम्हारा टीचर तुम्हें जो पढ़ाता था, तुम क्वेश्चन पूछते थे, क्या तुम्हें वो पूछने की परवानगी थी और पूछने पे सही आंसर मिलता था क्या? देखो, हम अगर उस समय के टीचरों को देखेंगे, उस समय के टीचरों के पढ़ाने का तरीका भी कुछ और था। स्कूल में आएंगे, रूम में आएंगे, आपकी क्लास में आएंगे तो सबसे पहले मारने का तरीका था। मारने के तरीके भी बहुत बहुत डिफरेंस थे, शिक्षा करने के यस सर, तरीके थे। करेक्ट सर। जैसे कि स्पेलिंग न आने पे कुछ उल्टा टीचर टांगना, मुर्गा बनाना, इट इज कॉमन, मुर्गा बनाना कॉमन है। लेकिन किसी बच्चे को हाथ को उल्टा कर कर, यानी अपनी जो हथेलियां है इसको उल्टा दोनों उंगलियों को पकड़कर अगर किसी खुटी को लटकाया जाए आपको, तो क्या महसूस होगा? दूसरे दिन स्कूल आ पाएंगे? नहीं तो आपको अगर नहीं शॉक सर। देके मारा जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक देकर, क्या तुम पढ़ पाओगे? इतनी बेहतरीन नहीं से बेहतरीन या कड़क से कड़क आपको शिक्षा दी जाएगी तो वो बच्चा पढ़ पाएगा क्या? बहुत सारे बच्चे हैं, नहीं। 1999 से लेके 1990 तक के जो बच्चे हैं, इनको बहुत सारी शिक्षा दी गई, इसलिए बच्चे पढ़ नहीं पाए, स्कूल की फिर से बराबर है पायरी सर। को चढ़ नहीं पाए। तो फिर ये किस तरह की शिक्षा है? ये दंडित शिक्षा है। ये और दूसरी बात,
हमने स्कूलों में तो बहुत कुछ पढ़ लिया, जैसे कि हमने पढ़ लिया हर एक कोण पढ़ लिए, काटकोण पढ़ लिया, त्रिकोण पढ़ लिया, अमुक पढ़ लिया, लेकिन जिंदगी का वो दृष्टिकोण नहीं पढ़ लिया जो हमारे में चाहिए। क्या कभी कॉस थॉट थीटा तुम्हें तुम्हारे Sin, जिंदगी cos, tan. में, हाँ साइन कॉस कभी नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे वो जिंदगी के कई परेशानियों को सॉल्व कर पाया? ग्यामा, नहीं। अल्फा, नहीं। गामा, सामा, डोमा, कभी नहीं तुम्हारी सर, जिंदगी को वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया? नहीं। तुम्हें जो नहीं। पढ़ पाए, तुम्हें जो पढ़े हैं आज तक, वो कभी तुम्हारे जिंदगी में हल करने के लिए आए? कभी तुम्हें पूछा गया कि तुम गरीब हो या परेशान हो, तब वो हल करने के लिए ऐसी कुछ पढ़ाई में, वैसे कुछ बुक में कुछ सुविधा थी? नहीं। नहीं सर। तुम्हारे जीवन व्यवहार को जगाने के लिए, चलाने के लिए, तुम्हारा फ्रेंड तुमसे रूठ गया है, उसको मनाना है तो क्या करना है, कभी उस पाठ में दिया गया? नहीं। तो ये कौन सी बेस वाला है? ये एजुकेशन सिस्टम, ये जो अभ्यासक्रम है, जो ये सिलेबस है, क्या है? ये हमारे जिंदगानी का रिलेटेड नहीं है, ये हमारे जीवन से रिलेटेड नहीं है, ये कंटेंट बेस्ड है। तो ये कंटेंट बेस्ड जो है वो क्या है, ये सब जानने के लिए हमें सबसे पहले इस बैकग्राउंड को समझना है। ये बैकग्राउंड ही अभी जितना मैंने कुछ बताया, ये बैकग्राउंड बाल केंद्रित शिक्षा को समझने के लिए और इसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन को हम देखेंगे, सबने बताया कि एजुकेशन सिस्टम चाहिए हमारे आगे। हम देखने वाले हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी जो प्राइमरी शिक्षा में जो बदलाव आए। आपको पता है हमारा भारत कब स्वतंत्र हुआ? 1950 को। कब हुआ? 1947। 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्र होने के बाद क्या हालत थी हमारी शिक्षा की, मालूम है तुम्हें? क्या हालत थी? कितने बच्चे शिक्षा के लिए जा रहे थे, ले रहे थे, है कुछ मालूम? यहाँ रिच तक कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमें ये भी पता नहीं था, हम फ्रीडम में तो आ गए, लेकिन करना क्या है? करना क्या है? रोजगार नहीं था, गरीबी, इतनी सारी गरीबी, गरीबी में बढ़ने वाली लोक संख्या, हम दो हमारा दो का पैटर्न नहीं था, हम दो हमारे कितने भी, तो ये कितनों को भी अगर आगे हमें पालना है, पोसना है, तो हमारे पास उतनी क्या बोलते हैं उसको, आमदनी है क्या? तो गरीबी। तो ये बच्चों को भेजना है काम पर। एजुकेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? किसके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है? आज आपको बताएं, मुफ्त शिक्षा दी जाती है कितने साल से लेके कितने साल के बच्चों को? 14 वर्षापर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षण, सक्तीच शिक्षण. कधीपासून? शिक्षण 6 से 14 वेरी नाइस। 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को 14 हम साल तक मुफ्त और शक्ति का एजुकेशन सिस्टम देते हैं, मुफ्त देते हैं और शक्ति का देते हैं। पता है 1947 को जब हम फ्रीडम में आ गए, क्या ये बच्चे पढ़ पा रहे थे? कितने बच्चे स्कूल में आ रहे थे? देखो, ये जानने के लिए इसी टॉपिक में हमें देखो अभी वो हिस्से देखने हैं कि सरकार को कितने और क्या क्या पापड़ बेलने पड़े जो शिक्षा में बच्चों को लाने के लिए। वो 1951 को हमने नीति नियोजन आयोग इस्तेमाल किया और फिर हमने तय किया कि बच्चों को हमें मुफ्त शिक्षा देना है, साथ में हमें रोजगार हमें बढ़ा दी, दारिद्र्यता मिटाना है, तो क्या करना है? हाँ, तो बच्चा स्कूल क्यों आएगा? बच्चे को स्कूल के लिए आकर क्या करेंगे? मानो उसने पढ़ भी लिया, क्या होगा उसका आगे? देखो उन लोगों की मेंटेलिटी ये थी कि बच्चे को हमने पढ़ा लिया तो करना क्या है? उस वक्त तो बाल विवाह चलते थे, बाल विवाह यानी बहुत सारे पालने में होते थे। बच्चा जैसे पैदा हुआ, ये मेरे मामू का है, मेरे चाचा का है, इसका विवाह पालने में ही। पर ऐसी कंडीशन में शिक्षा की अहमियत क्या है? देखो, वैल्यूज ऑफ एजुकेशन क्या है? फिर हमें लेना पड़ा जो शिक्षा के बारे में बहुत सारे कमीशंस लाने पड़े और बहुत सारे पॉलिसियां लानी पड़ी। 1948 में हमने राधा कृष्ण आयोग का इस्तेमाल किया और राधा कृष्ण आयोग ने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन बहुत ही नीचे दर्जे का है, उसको दर्जा बढ़ाना है,
तो बच्चों को हमें मुफ्त कक्षा देनी जरूरी है। हाँ? और वो मुफ्त कक्षा देनी है, वो मुफ्त कक्षा अगर हम देनी है तो बच्चे आ नहीं रहे। अगर मुफ्त हम कक्षा दे रहे हैं तो वो आ नहीं रही है। और उस वक्त जब 1950 और 51 में जब नियोजन आयोग आया तो पूरे आमदनी के हमें शिक्षा पर कितना प्रतिशत खर्च करना है तब तय किया था, 6%। तब से लेके आज ही उतना ही कर रहे हैं हम, 6% इस्तेमाल कर रहे हैं और शिक्षा पर खर्च करने के लिए बच्चों को ला रहे। अब बच्चा आ नहीं रहा, हम दो हमारे कितने भी, उनको पालने पोसने के लिए माता पिता को तो जाना ही जाना है, साथ में बच्चों को भी कुछ कमा कर लाना है। तो बच्चा स्कूल इसलिए नहीं आ रहा है कि घर में माँ बाप को हाथ बटाना है। तो सरकार ने सोचा कि बच्चा माँ बाप के साथ कमाने जा रहा है, क्यों कमाने जा रहा है? तो वो 2 वक्त का खाना चाहता है। तो सरकार ने सोचा क्यों ना हम बच्चे को 1 वक्त का खाना फ्री में दें। देखो सोच कैसी है, बच्चों को स्कूल आना है, स्कूल की अहमियत देना है, तो हमने क्या क्या पेपर बेलने शुरू की। तो इस बच्चे को स्कूल के दायरे में लाने के लिए हमने ये मिड डे में है ना, इसको शुरू करना शुरू किया। और इतना करने के बाद बच्चा आ रहा है, स्कूल खाना खा रहा है और भाग चला जा रहा है। वो स्कूल में खाना खाने के लिए आ रहा है, पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है। इतनी सारी दिक्कतें, परेशानियां, ये सब जो आता है जिसको हम आज एमडीएम बोलते हैं। एमडीएम शुरू हुआ वैसे तो कब देखो, असल में उसकी भी तारीख बताऊंगा, आगे आगे हम उसको पढ़ने वाले हैं। अभी वो डेट बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ भी हमने कुछ वो पर्याय किए हैं जो बच्चे स्कूल आए। तो स्कूल हमने बच्चों के करीब को ली, और उस वक्त प्रॉब्लम क्या था, हमने यूनिवर्सलाइजेशन किया प्राइमरी एजुकेशन का, यानी मुफ्त शिक्षा तो की, प्राइमरी एजुकेशन की, जो बच्चे के 1 किलोमीटर के आसपास होना है, लेकिन उतनी नहीं थी, 2, 3, 4 किलोमीटर आसपास। फिर कभी कभी लड़कियां नहीं आती थी। देखो लड़कियों को भी पढ़ना और पढ़ाना मुश्किल था, क्योंकि तब भी हमारी मेंटेलिटी वही थी, लड़की को पढ़ा को क्या करेंगे, और पढ़कर करेगी तो क्या करेगी, शादी ब्याह ही करना है उसको। और बच्ची लड़की को अगर हम पढ़ा रहे हैं, मुफ्त है, तो तब पढ़ाया जाता था पहली दूसरी तीसरी चौथी, बहुत हुआ 7वीं, उसके बाद तो ब्याह करके चलो काम खत्म। ये जो था हमारा, सिर्फ मेंटेलिटी ये थी कि शिक्षा देना है तो सिर्फ देना है बच्चे को, लड़के को। फिर लड़के को भी अगर दे रहे हैं हम, तो लड़का तो कहाँ स्कूल आ रहा है, क्योंकि उसे वो क्वालिफाई होने के बाद क्या होगा, शिक्षा लेने के बाद क्या होगा बेनिफिट, उसको कहाँ पता। और आने में इतनी सारी परेशानियां, गरीबी, दारिद्रता, जो 18-20 वो उसके घर में पड़ी थी। और जब जहां दारिद्रता रहती है वहां पर असाक्षरता का प्रमाण ज्यादा रहता है, और हमारे भारत में असाक्षरता का प्रमाण बहुत ही ज्यादा था। लेकिन प्रेशर से हमने उसको मिटाने की कोशिश करने के लिए यहाँ पर जब हमने संविधान का निर्माण किया, उसको एक्सेप्ट किया, 26 जनवरी 1950 को हमने उसको लागू किया, बराबर। तो लागू करने के बाद जो बदलाव आए, उनमें से आर्टिकल नंबर 45 ये कहता है कि हर एक बच्चे को मुफ्त और सख्ती का शिक्षा देना है, 6 साल से लेके कितने साल तक बच्चे को, 14 साल तक। 6 से 12। 14 साल तक। अब देखो 14। इस बच्चे को जब दे रहे हैं हम, तो इस बच्चे को देने के लिए हमने जिम्मेदारी तो दी, मुफ्त शिक्षा तो दी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी थी, स्टेट की और केंद्र की। अब हम इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी बाप की या पिता की कहां दिख करा रही है, बच्चे को लाके नहीं छोड़ रहे स्कूल, स्कूल लाके नहीं छोड़ रहे। तो फिर अमेंडमेंट किया गया 1986 86वें घटना दुरुस्ती, 86व्या घटना दुरुस्तीनुसार 2002 ला आम्ही त्याच्यामध्ये बदल केला। और जब बदल किया हमने, तो आर्टिकल नंबर 21 के सी में बदल किया। क्या बदल किया कि ये जो जिम्मेदारी है भैया, ये केंद्र और राज्य की तो है ही, साथ ही उसके माँ बाप की भी है, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चे को स्कूल भेजें, और बच्चों को जब वो स्कूल भेजेंगे तभी बच्चा पढ़ पाएगा, और बच्चे के माँ बाप की जिम्मेदारी है। ये संविधान में डालना पड़ा हमें 2002 में। तब तक की हमारी मेंटेलिटी क्या होगी, देखो हमें नियम बनाना पड़ा कि स्कूल भेजो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, सिर्फ हमारी नहीं है। और आपको पता है 2002 तक
या 2000 तक हम बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते थे, लड़कियों को उतने ही थोड़ा थोड़ा। तब एक मालूम है, तो आपको याद भी होगा, यहाँ पे बहुत सारे टीचर हैं जो पुराने हैं, 2002 या 2004 के आसपास में वो टीचर बोल के लगे होंगे। तब एक ट्रेनिंग आई थी, देखो, कि विथ एक्शन बच्चों को पढ़ाना है। और उस वक्त एक गाना भी था, एक कविताएं आई थी, चल शाळेला चल चल तारा, याद है क्या देखो आपको। और वो गाना, वो सॉन्ग उन बच्चों को स्कूल लेके आ रहा था जो इस दायरे में नहीं आना चाहते। चले जैसे, स्कूल चलो। हाँ, अब ये उसके बाद हमने एसएसए की लागू किया ना, सर्व शिक्षा अभियान, तो उसके तहत बहुत बहुत कुछ सुविधा आने लगी। अब उस सुविधा के दरमियान हमें कुछ बातों को देखना है। अब उस सुविधा के दरमियान क्या है, देखो, जैसे मैंने बताया 1948 में राधाकृष्ण आयोग यानी कमीशन आया, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बताया। उसके बाद 1952 में मुदलियार आयोग आया, जो माध्यमिक शिक्षा के बारे में बता रहा था। 1952 में मुदलियार आयोग, उन्होंने कहा कि बच्चों को सिर्फ प्राइमरी नहीं है, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा में भेजना है। फिर उसमें सबसे पहले वाला आया पॉलिसी, शिक्षा पॉलिसी 1966 64 से लेके। उसके पहले का आया कोठारी कमीशन, जो 1964 से लेके 66 को था। उसका नाम था विद्यापीठ आयोग, यानी प्राइमरी शिक्षा ली आपने, माध्यमिक कंप्लीट होगी और उसके पास विद्यापीठ यानी पदवी की शिक्षा देने के लिए वो आया। और उसके बाद पहली पॉलिसी आई 1968 में, यानी 1968 में फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई, जिसको हम एनईपी बोलते हैं ना अभी, वो एनईपी पहली आई 1968 में। और यहाँ पे बताया गया कि प्राइमरी शिक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, केंद्र की है, राज्य की है, आपको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, वगैरह वगैरह बातें यहाँ पर बताई गई। और ये बातें बताते वक्त बच्चों को पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कहाँ है, स्कूल कहाँ थे, स्कूल थे तो वो क्या स्कूल थे, वहां पे जो लगने वाला ब्लैक बोर्ड था, ब्लैक बोर्ड को हिंदी में यहाँ पे कृष्ण धवल पट कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, कृष्ण धवल पट, जिसको हम ब्लैक बोर्ड कहते हैं। और ये आपको पूछा भी जाएगा या फिर आया भी होगा कहीं ना कहीं। तो स्कूल कहाँ थे, स्कूल की मरम्मत कौन करने वाला, स्कूल थी तो पेड़ के नीचे कहीं ना कहीं, और जहाँ पे थी ग्राम पंचायत में, या फिर जहाँ थी वो भी ऐसी कंडीशन में वो कभी गिर सकती है। याद है क्या, देखो, स्कूल आज जैसे नहीं है जहां पर तुम ठहरोगे तो फर्श पे तुम्हारा चेहरा नजर आ जाएगा, बहुत ही फैसिलिटी वाली स्कूल। नो, स्कूल जाने में मजा कहाँ है, स्कूल जाने में मजा कहाँ है, कहाँ पर है स्कूल जाने में मजा, कहाँ पर है। तो ये स्कूल जब हम जा रहे हैं, यहाँ पे जाना है, वहां पर की सुविधा महत्वपूर्ण है। इसीलिए दूसरा पॉलिसी जब आई, सेकंड पॉलिसी 1986 में आई, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1986। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था, तो मिशन ब्लैक बोर्ड। क्या था, मिशन ब्लैक बोर्ड। और इसी में देखो वो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भी आया, प्रौढ़ शिक्षा भी आया, जहां पर बच्चों को साथ साथ जो प्रौढ़ है उनको भी पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा। इन पॉलिसी को यहाँ पे शुरू किया गया। मिशन ब्लैक बोर्ड ये कहता है कि जो हमारे स्कूल हैं इनको बेसिक सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप आउट की जो कुछ ये थी दर था वो बहुत ज्यादा था। ड्रॉप आउट यानी बताया ना, स्कूल बीच में ही छोड़ देना, ज्याला आपण शाळाबाह्य मुलं आता म्हणत आहोत, परंतु शाळाबाह्यपेक्षा ड्रॉपआउट में बढ़ती आधे में या फिर बीच में बच्चे ने स्कूल को छोड़ देना, बीच में ही, तो उसकी परिस्थिती के कारण, गळती गळती हाँ गलती, ड्रॉपआउट ज्याला आपण गळती म्हणतो, या गलतीचं प्रमाण जास्त होतं। तो ये ड्रॉपआउट की वजह क्या थी, तो लड़कियों की ये थी कि प्राइमरी स्कूल खत्म होने के बाद जो माध्यमिक कक्षा या फिर स्कूल है उनमें का दायरा बहुत लंबा है, यानी अंतर दूर है। और दूर बच्चों को जब नजदीक स्कूल होते हुए भी माँ बाप भेज नहीं रहे हैं, वो दूर के स्कूलों में क्या भेजेंगे। तो सबसे पहले लड़कियों की संख्या कम हुई, पहली प्राथमिक तक की यानी 7वीं तक की कक्षा पूरी होने के बाद लड़कियों का ब्याह होने का प्रमाण बढ़ चुका था। तो और दूसरी कारण ये थी कि स्कूलों की सुविधा, यानी लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए
सेपरेट टॉयलेट की सुविधा न होने की वजह से लड़कियों का ड्रॉप आउट का जो कारण था वो ज्यादा था, दर, जहां पर लड़कियां ड्रॉप आउट ज्यादा हो रही थी। और उसी के साथ हमारी जो परंपराएं, संस्कृति जो लड़कियों को आगे पढ़ाने नहीं दे रही। इसीलिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने 1986 में मिशन ब्लॅक बोर्ड को चलाया। बेसिक क्या है, खडू फळा हे तुमच्या शाळेला असलं पाहिजे। जो भी कुछ फला था वो गुंडाळी आणि वारा, जैसे कि हवा की जोर आती है उसी तरह वो फला उधर ही जा रहा है, ब्लैक बोर्ड उधर ही घूम रहा है। तो ये वाली सिस्टम किसी पेड़ के नीचे बैठकर, तो स्कूलों की मरम्मत कौन कराएगा? तब था देखो, अब अगर वो उस जमाने के हैं तो टीवी पर ऐड चलती थी, देखो, हाँ सरपंच जी हमारी स्कूल बहुत ही खराब हो चुकी है, कब भी गिर सकती है, वगैरह वगैरह। तो सरपंच को वहां बताया गया कि तुम्हारे खर्चे से उसकी मरम्मत करवा लो। तो ये सरकारी स्कूलों की हालत ये थी। तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? यानी 1986 तक भी प्राइमरी शिक्षाओं का दर उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था। वो दर को बढ़ाने के साथ साथ फिर 1992 में उसका रिकमेंडेशन हुआ इसमें प्राइमरी शिक्षा का, और दवे कमेटी ने उसमें बहुत सारे बदलाव लाए और हमें शिक्षा देने के लिए कहा गया। फिर उसके बाद आया ये हमारा ज्ञान रचना आयोग, जहाँ पे इसका उगम है, बाल केंद्रित शिक्षा का। उसके पहले हमने 1995 में मिड डे मील शुरू किया, MDM, सबसे पहला शुरू करने वाला तमिलनाडु। और ये करते हुए क्यों शुरू किया है, देखो, उसके पहले भी एक बात ऐसी थी कि बच्चों को हमने आमिष दिया कि वो स्कूल आए, बच्चा स्कूल ही नहीं आ रहा। तो हमने क्या तय किया कि जो बच्चा आएगा स्कूल रोज, तो उसको हर एक रोज रुपया दिया जाएगा, जिसको हम उपस्थिति भत्ता कहते हैं। वो भत्ता बहुत सारे ऐसे रिमोट सेंसर एरिया में दिए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हमने लालच देना शुरू किए, जैसे कि आरक्षण हो या फिर कुछ शिष्यवृत्ति हो, फैसिलिटीज हो, हाँ, फिर मुफ्त स्कूल का ड्रेस हो, किताबें हैं, ये देना शुरू किया जिससे बच्चा आए। जिसकी इतनी खर्चा देकर भी, इतना खर्चा सरकार ने करने के बावजूद भी जितना दर था उतना दर आ नहीं रहा। यानी बच्चों का इनरोलमेंट, ज्याला आपण प्रवेश म्हणतो, शाळेमध्ये वाढायला पाहिजे तेवढा वाढलाच नाही। म्हणजे या वर्षी पहिलीची संख्या जेवढ्या पटीनं वाढायला पाहिजे होती तेवढ्या पटीनं ती वाढायच ना। तो सरकार परेशान ना, इतना सारा खर्चा कर रहे, आ नहीं रहे, उपस्थिति भत्ता 1 रुपया दे रहे। उसके बाद हमने अनाज देना शुरू किया, मिड डे मील के तहत सूखा अनाज देना शुरू किया। तो 1 किलो 2 किलो गेहूं, तो देखो यहाँ भी क्या होने लगा, कैसे मजा आया। देखो सरकार भी बहुत होशियार है। जब मिड डे मील के तहत हमने सूखा अनाज देना शुरू किया, जैसे कि गेहूं हो या फिर चावल, शुरू में दोनों भी देते थे हम, गेहूं भी और चावल भी। तो हम तो हमारे ज्यादा होने की वजह से एक ही स्कूल में जो बच्चे थे, तो उनको मिलने वाला अनाज जो था महीने में करीबन, तो 50-50 किलो के तहत से मिल रहा है। तो उतना घर में नहीं लग रहा था उनको, तो ये जो पेरेंट्स थे उसको बेच खा रहे हैं। देखो सरकार परेशान कि ये हमने दिया था बच्चे के लिए, उसकी सेहत अच्छी हो, वो स्कूल आए, लेकिन खा कौन रहा है? घर वाले। तो सरकार उससे आगे, तो सरकार ने क्या किया, उसको बंद किया और पकाया हुआ अनाज देना शुरू किया। यानी वो कहाँ पकाना है? स्कूलों में ही उसको पकाएंगे और देना है। तो आपको ये मिड डे का यहाँ पर वही है कि मिड डे मील के तहत कितना ग्राम, आपने अगर पीछे के क्वेश्चन पेपर में देखा भी होगा कि कितना ग्राम कैलोरीज होनी चाहिए, कितनी ग्राम कैलोरीज कितने में से मिलती है, इसके लिए जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा कौन देना है, केंद्र का कितना हिस्सा है, राज्य का कितना हिस्सा है, ये भी हमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो सिलसिला है ये चलते हुए गवर्नमेंट ने इसमें और एक बदलाव किया। पकाया हुआ तो आ रहा है, बच्चा आ रहा है, खा रहा है, जा रहा है, बच्चा बैठ रहा है दोपहर तक, दोपहर से तो चला जा रहा है। देखो खाने के लिए आ रहे हैं, कुछ बच्चे तो खाना साथ में लेके घर पे जा रहे हैं। जाने दो, सरकार बोल रहा है लेकिन उपस्थिति तो हो रही है, लेकिन परेशान इसलिए वो दोपहर खा रहा है, दोपहर के बाद उसकी अटेंडेंस नहीं है। इसके बाद उसने एक प्लान शुरू किया था जो महाराष्ट्र में चल रहा था, देखो, मिड डे मील के साथ
हर शनिवार के दिन सुगंधी दूध देते थे, पता है आपको, याद है क्या किसी को? हाँ हाँ यस, यस सर। हाँ, और वो भी इसके तहत ही था, मिड डे मील के तहत ही था। और ये जो सुगंधी दूध था, ये बंद क्यों हुआ पता है क्या आपको? क्वालिटी, नहीं सर। नहीं नहीं। क्वालिटी बराबर क्या पता है कि देखो, दूध बंद क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से हुए जिससे वो दूध पीने के बाद बच्चों पे जहरीला असर हुआ, और बहुत सारे बच्चे मर भी चुके थे, मृत्यु हो चुके थे। और कारण क्या था कि उसी दूध में निकलने वाली कुछ कीड़े, यानी सड़ा हुआ दूध वगैरह वगैरह। तो जो क्वालिटी खराब आ रही है, तो गवर्नमेंट ने वो दूध को बंद किया। मुझे लगता है वो 3-4 साल तक चलता रहा। फिर ये अपना जलगांव हो या लातूर हो या फिर शोलापुर हो, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं, दूध पीने के बाद बच्चों को उसका क्या बोलते हैं, फूड रिएक्शन, क्या बोलते हैं उसको, फूड पॉइजन। विष फूड वाला। पॉइजन। फूड हाँ, फूड पॉइजन। पॉइजन। करेक्ट। वो होने की वजह से बच्चों को परेशान, हमने दिया किस लिए? लेकिन वो शुरू शुरू में जब आया ना वो दूध, तो वो पीने में मजा था। मुझे याद है मैंने भी वो दूध पिया है, तो मुझे मालूम है उसकी क्वालिटी क्या थी। लेकिन बाद बाद में जो उसकी क्वालिटी और उसका असर बहुत ही एकदम लोअर लेवल का आने लगा। इस वजह से तुझे बंद किया। फिर पकाया हुआ अनाज पकाएगा कौन? देखो, जो खाना पकाना है, पकाएगा कौन? हम टीचर हैं सर, हम बच्चों को पढ़ाएं या फिर वो हम रसोई वाला काम करें? हमने भी आवाज उठाई, और जब टीचर ने आवाज उठाई तो गवर्नमेंट को भी परेशान होना पड़ा। सच्चे बाबा इसे कौन देगा? और फिर वो जो पकाने के लिए लगने वाले जो कुछ सामान है, वो कौन देगा? तो तब उसने उस पर भी अनुदान देना शुरू किया। तो शुरू में फर्स्ट टाइम 5,000 रुपये किचन सामग्री के लिए देना शुरू किया। देखो, अलग से चेक आता था उसका। और जो रसोई में लगने वाली चीजें हैं, उसका रिन्यूएशन भी होना है ना। यानी क्या, वो चम्मच हो या फिर वो पतीला हो, जो भी कुछ चीजें हैं, वो खराब नहीं होती है क्या? होती है। और वो खराब होने के बाद उसको रिन्यूएशन करने के लिए या फिर नए लेने के लिए हर 3 साल बाद उसके में चेंजेस आने लगे, तो उसके लिए अलग सा चेक। और फिर ये जो पकाना है तो कौन पकाएगा? तो फिर वो टीचर की सामग्री में, मुख्याध्यापक के इसमें वो चेक आने लगा, और उस चेक के दौरान उस पर खर्चा होने लगा। पकाएगा, आप ही पकाओ, आप ही। उसमें गोलमाल होने लगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने और उसमें बदलाव किए कि आप मत पकाओ, हम सब कुछ करेंगे, हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। आपको पता है कि उस टाइम को अनाज दिया जाता था, अपने जो राशन वाले दुकानदार होते हैं ना, जिसको स्वस्थ धान्य दुकानदार बोलते हैं, उनके पास भी वो धान्य आते थे और वहां से प्रोवाइड होते थे, बराबर। बराबर बराबर। तो बहुत सारा ऐसे सिस्टम में चेंजेस बरकरार किए गए। बरकरार करने का कारण सिर्फ एक ही था, बच्चों की अटेंडेंस, उनकी प्रेजेंटी, उनका कंटिन्यू स्कूल आना, और वो पढ़कर आगे जाना। यानी गवर्नमेंट का क्या ख्याल है, देखो, अगर बच्चा इसी को शिक्षा का अर्थशास्त्र कहते हैं। देखो, आपको पता है क्या? अब इसको थोड़ा समझ लो, आपकी समझ में आ जाएगा। आता आपण एखाद्या धंद्यामध्ये पैसे गुंतवले, बघा हे तुम्हाला ही कन्सेप्ट लगेच समजावी म्हणून मराठीत थोडं, आपण एखादी कन्सेप्ट किंवा आपण 4 पैसे कमवायचं म्हणले की आपण धंद्यात गुंतवतो, आणि त्या धंद्याला मोठं करण्यासाठी ते पैसे कारणीभूत ठरतात, आणि तेच पैसे परत तुम्हाला रिटर्नली भरपूर हे करून येतात. पण एखाद्या मुलावर मी जेव्हा शिक्षासाठी म्हणजे शिक्षणासाठी पैसे खर्च करतो, ते रिटर्न गव्हर्नमेंटला मिळतात का? कसं? सही आंसर है, कैसे? आंसर तो एकदम बराबर है। गवर्नमेंट को वो रिटर्न नहीं मिलते हैं। देखो, गवर्नमेंट अभी भी आप पर स्कॉलरशिप हो या कुछ भी हो, खर्चा कर रहा है, आपको मुफ्त शिक्षा दे रहा है, आपको यूनिफॉर्म दे रहा है, ड्रेस दे रहा है, आपको किताबें प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए खर्चा नहीं लगता है? लगता है। अगर मान लो ये बच्चे पे 6 साल से लेकर 14 साल तक खर्च किया, और बच्चे ने 15वें साल स्कूल में एंट्री नहीं ली, तो वो किया हुआ खर्चा क्या बेनिफिट देगा सरकार को? नहीं देगा। ये होगा नहीं रिटर्न। दे। ये रिटर्न, इसीलिए गवर्नमेंट इसी में कभी आगे नहीं जा रही। दूसरा, इसी में से कोई बच्चा मान लो एमबीबीएस भी बन गया, देखो अभी एमबीबीएस बन गया, और उसने एमबीबीएस करने के बाद उसको ये लगा
कि यहाँ पे यहाँ की जो भारत सरकार है वो बहुत भंगार है और ये यहाँ की पढ़ने के लायक है और कुछ करने के लायक नहीं है, और उसने यहाँ छोड़कर एमबीबीएस किया यहाँ पर, खाया यहाँ पर, और डकार कहाँ जाके देख रहा है, देखो अमेरिका में, अमेरिका में जाकर पढ़ा रहा है, तो वो वहां जाकर सेवाएं दे रहा है, तो गवर्नमेंट को उस पर किए गए खर्चा का कुछ मुनाफा हुआ? हुआ? नहीं हुआ। हाँ, नहीं। यही परेशानी हमारे भारत को झेलनी पड़ रही है। बच्चे खाते यहाँ पर है, पढ़ते यहाँ पर है, और कमाई करते जहाँ को दूसरे देश में, यानी मुनाफा वहां। हाँ, अरे पढ़ रहा है यहाँ पे तो करना है यहाँ पे प्रैक्टिस, होने दो गौर गरीबों को उसका फायदा मुनाफा, वो नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से ये जो इसको कहते हैं ना शिक्षा का अर्थशास्त्र, जो कभी ही रिटर्न नहीं आ रहा है, इनमें ज्यादातर माइनस ही होता है। और अब देखो आगे, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा है और लड़की जॉब को लगे बगैर ही शिक्षा छोड़ देती है, हाँ? उसका ब्याह हो जाता है और बहुत ऐसे प्रॉब्लम ही होते हैं। तो उस लड़की पे किया हुआ खर्चे का गवर्नमेंट को कुछ मुनाफा है? है? नहीं है। नहीं है। इसके बारे में सोचकर भी गवर्नमेंट ने कभी पीछे कदम नहीं हटाया। इतना मैंने कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो ये हो नहीं रहा, तो कभी नहीं हटा। तो फिर 2002, सॉरी 2000 और 2001 गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्लानिंग लाया कि जिसमें उसने इस बच्चों के बारे में सोचा। इनरोलमेंट बढ़ानी थी, कहाँ पर? पहली कक्षा के लिए, यानी 6 साल के बच्चों को उनको इनरोलमेंट यानी प्रवेश, शाळेमध्ये प्रवेश, वो बढ़ाना था। और वो बढ़ाने के लिए क्या करें बोलकर उसने शुरू किया SSA, सर्व शिक्षा अभियान, जिसके तहत और जिसका मेन टारगेट ही वही था कि बच्चों का इनरोलमेंट बढ़ाना है। और जैसे बच्चों का इनरोलमेंट बढ़ाना है, वो बच्चा जो पहली में आया है वही बच्चा 8 साल बाद 8वीं कक्षा पास होना है, उतने ही, कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट न हो, इसके लिए एसएसए को लाया गया। और एसएसए ने बहुत ऐसा काम कुछ किया, बहुत काम किया, जहां पर एसएसए के तहत आपको मुफ्त पाठ्य पुस्तकें दी गई। देखो 2002 के बाद जो कुछ किताबें स्कूलों में आई, उस पे लेबल था, उस पे सील था, उस पे सिक्का था SSA का, त्याला आपण सर्व शिक्षा अभियान म्हणतो, बरोबर आहे का? बघा आता जुने त्यांना माहिती, बरोबर बरोबर बरोबर। स्कूल चले हम। ये स्कूल चले हम था अभी। हाँ, इस पर और एक कुछ बहुत किस्सा है। हाँ, एसएसए तो आया और एसएसए का एक लोगो था, क्या याद है? क्या देखो लोगो है, सिल्वर। हाँ सर, पेंसिल के ऊपर पेंसिल के हाँ, ऊपर बच्चा लड़का बैठा। लड़की। यस यस यस। क्या फर्स्ट में आपको लड़की। पता है, आपको अभी जो पेंसिल दिख रही है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, पहली नोक पे कौन बैठा है? पहली नोक पे लड़की लड़की लड़की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और दूसरी नोक पे लड़की। कौन बैठा है? दूसरी नोक पे लड़का लड़का। लड़का और नीचे क्या उसका टैगलाइन है? सब सब पढ़े पढ़े आगे बढ़े। सब पढ़े आगे बढ़े। इसको याद रखो, सब पढ़े आगे बढ़े, इस पर क्वेश्चन आता है। अब देखो, सब पढ़े आगे बढ़े ऐसे से जब निर्माण हुआ, तब ये लोगो कुछ अलग था। इस लोगो का मकसद ये था कि लड़की लड़के के साथ साथ लड़की का भी इनरोलमेंट बढ़ाना है और दोनों को समान दर्जा देना है। जहां पर जेंडर बायस चल रहा था, उस जेंडर बायस को कम करना है। ये तरीका एसएसए का था। और एसएसए ने और एक काम किया था, जो था इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी सब सर्वसामान्य बच्चों के साथ जो कुछ अपाहिज पोलियोग्रस्त बच्चे हैं, उनको भी यही स्कूल में दाखिला देना है। इसीलिए 10,000 का अलग सा एक्स्ट्रा खर्च किया गया, स्कूलों में मरम्मत की गई, रैंप बनाया गया। देखो याद है क्या? देखो, वो रैंप के लिए 10,000 रुपए इस एसएसए के मार्फत दिए गए थे। याद है क्या? देखो आपको, हर स्कूल में रैंप है सर, बराबर। यस, है सर। वो एसएसए के तहत है। वो रैंप उसी ने दिए 10,000 अलग सा अनुदान देकर, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना था। अब देखो, अभी का लोगो जो बताया मैंने, सब पढ़े आगे बढ़े, और इतना सारे ख्वाब लेके ये आगे जा रहा है। और जब शुरू में पेंसिल आई, जब शुरू में वो लोगो आया, लोगों के पहले नोक पे लड़की नहीं थी, लड़का था, और पीछे के नोक में लड़की थी। बराबर। हाँ, और फिर आवाज आई कि क्या आप तो बोल रहे हैं कि लड़की को अहमियत देना है, और तुमने तो तुम्हारे लोगों पे लड़के को आगे बताया है। बहस होने के बाद
उस सिस्टम में बदलाव आया और फिर उसके लोगों को चेंज किया गया, फिर लड़की आगे आई, फिर लड़का पीछे गया। और मकसद 2008 तक ही एसएसए को चलाना था। शुरू में हमारा ध्येय यानी टारगेट उद्देश्य 2002 को स्थापित किया, बच्चा इनरोल आ रहा है तो उसको कंप्लीट होगी 2008 में, और तब तक वो बच्चे को हमें इनरोलमेंट बढ़ाकर उसको उस शिक्षा में कंप्लीट करना है। लेकिन ये जो टारगेट था, ये टारगेट तो असल में पूरा हुआ ही नहीं। फिर उसको एक्सटेंड किया हमने 2 साल के लिए, 2010 तक चला। 2010 से 11 में तो उसका नाम चेंज हो गया और 12 में उसको हमने किसमें समायोजित किया। अब 2 एसएसए नहीं है, लेकिन एसएसए के नाम से दूसरी चल रही है, समग्र शिक्षा अभियान, बराबर है? यस हाँ। यस तो ये जो बदलाव है ना, ये टीचर सेंटर में है। उसके बाद 2002 तक आए, 1995 को देखा, 1992 को देखा, 1986 को देखा जो राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण था। अब देखो 2005 में क्या हुआ। 2005 में नॉलेज कमीशन को बिठाया गया। नॉलेज कमीशन यानी ज्ञान आयोग, ज्ञान आयोग। इसके अध्यक्ष थे सैम पित्रोड़ा, और इसे नाम कोई ज्ञान आयोग को ही कहा गया। यहाँ पर इसने अपनाया कंस्ट्रक्टिवलिज्म को, यानी ज्ञान रचनावादाला। और वहां से हमने तय किया कि हमारी जो बुक है, किताबें हैं, हमारी जो वर्षों से चलती आई परंपरा जो पढ़ाने की है, इसको चेंज करना है। क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत और 1986 में मिशन ब्लैक बोर्ड की तहत हमने स्कूलों की मरम्मत की, स्कूल थोड़े अच्छे हो रहे हैं, और एसएसए में तो और फैसिलिटी बढ़ाकर स्कूलों की मरम्मत अच्छी की, बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। लेकिन अब क्वालिटी बढ़ रही है तो क्वालिटी एजुकेशन तो देना है, सिस्टम में बदलाव लाना है। तब हमने वहां पे क्या बदलाव लाया, तो नॉलेज कमीशन, नॉलेज कमीशन की तरह ज्ञान रचना आयोग। और ज्ञान रचना आयोग में हमने कंस्ट्रक्टिवलिज्म को अपनाकर उसी तरह के बुक को पब्लिश करना शुरू किया, यानी हमने सिलेबस उसी तरह से फिट किया। याद आहे का? देखो, या ज्ञान रचनावाद जेव्हा आला तेव्हा आम्ही शाळेमध्ये भिंतीवरती, फरशीवरती, त्या डोर वरती, विंडोज वरती बहुत कुछ लिख पाए, क्योंकि बच्चों को ज्ञान देना है। क्योंकि ज्ञान रचनावाद का महत्व ही था कि बच्चा कच्चा गोला नहीं है। आपण पहिलं म्हणत होतो ना, मुलगा कच्चा गोळा आहे, मातीचा गोळा आहे, शिक्षक कुंभार असतंय, त्याला ते तुडवलं तसं आकार दिलं तसं ते बनतंय, कहते थे ना हम उसको। वो गलत है। ये इसी सिस्टम ने कहा, और ये कहते हैं कि बच्चा खुद समझदार है, उसके पास सोचने की क्षमता है, लेकिन तुम्हें तुम्हारा रोल चेंज करना है। तुम्हें रोल चेंज करते हुए बच्चे को अहमियत देना है। बदल ली थी सिस्टम, जो टीचर सेंटर्ड थी, चेंज बदलाव कहाँ हुई, यहाँ हुई। और फिर हमने अपनाया स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन। देखो कितना सारा मुझे आपको बैकग्राउंड बताना पड़ा, और इस बैकग्राउंड का महत्व आपको वहां आएगा जहां पर हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पर और एक बदलाव आया, आपको बताना चाहता हूँ। 2005 में आरटीआई एक्ट आया, 2005, यस और नो, है कि नहीं? हाँ, आरटी एक्ट क्या कह रहा है देखो, जिसको राइट ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, आरआईटी, राइट ऑफ एजुकेशन, 2005 के तहत कहा गया कि स्कूल, प्राइमरी स्कूल बच्चे के गांव के और बच्चे के 1 किलोमीटर के दायरे के भीतर होना है। इसीलिए पाड्या वस्त्यावरती शाळा निर्माण झाल्या, जिसको वस्ती स्कूल कहा गया। पता है कि देखो, वस्ती शाळेचा दर्जा दिला गया। हाँ, बरोबर वो 2005 की आरटी एक्ट 2005 के तहत कहा गया। और राइट ऑफ एज्युकेशन, हक्क, शिक्षणाचा हक्क 2005 केंद्रातून आला। आणि फिर उसमें हमने वस्ती पाड्यावरती शाळा आणि परत फोकस केला की एका शाळेमध्ये, एका वर्गामध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या सुद्धा योग्य असली पाहिजे। कि बच्चों की संख्या ज्यादा हो रही है, टीचरों की संख्या कम हो रही है, तो वहां पर उन्होंने उसको 30 यानी 30 बच्चों के पीछे एक टीचर को हमने अपॉइंट करने की अनुमति दी। साथ ही भौतिक सुविधाओं को हमने महत्व दिया, उस पर काम करना है। लड़का लड़की के लिए अलग से टॉयलेट, वॉशरूम्स, इनकी क्या कहते हैं उसे,
और फैसिलिटी देना है स्कूलों में, स्टूडेंट सेफ्टी की फैसिलिटी देना है, ग्राउंड होना है, प्लेग्राउंड होना है, सब की चर्चा की गई। उसी के साथ और एक चर्चा की गई जिसके लिए आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं। ये जो एग्जाम दे रहे हैं ना, इसी एक्ट की वजह से देनी पड़ी। इसी एक्ट में एक भी कहा गया, अगर हम क्वालिटी एजुकेशन दे ले रहे हैं, अगर हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, क्वालिटी स्कूल ला रहे हैं, सब कुछ क्वालिटी से है, तो वो पढ़ाने वाले की क्वालिटी का क्या? हाँ देखो, पढ़ाने वाला यानी टीचर, उसकी क्वालिटी का क्या? क्योंकि वो डीएड हो रहा है, बीएड हो रहा है, 5 साल 7 साल बाद टीचर बोल के लग रहा है, तो तब तक का जो गैप है, तो उसका ज्ञान रहेगा क्या? वो टीचर बोल के वो संभाल कुछ पाएगा क्या? बच्चों के दिलों को, दिमाग को पढ़ पाएगा क्या? तो फिर इसीलिए क्या करें, तो कहा गया कि उसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगी। इसके लिए हमने तय किया कि टीचर सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और फिर जो आपके स्टेट की है वो टीटी, इसका वहां पर ओपनिंग किया गया। और वो कहते हुए उन्होंने एक लाइन भी डाली कि हर एक राज्य इसके हिसाब से, अपने अपने हिसाब से इन सुविधाओं का बदलाव कर सकता है। फिर हमने वो बदलाव किया 2009 में, और भारतीय एक्ट 2009, बालकाचा सक्तीचा आणि मोफत शिक्षणाचा कायदा 2009, और उसमें अमेंडमेंट होकर 2011 भी आया। फिर हमने यहाँ पर उसको लागू कब किया? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया इसको। और फिर स्कूलों में बदलाव, और फिर यहाँ पर 2013 से जो टीचर आ रहे हैं उनके लिए टीटी कंपलसरी किया गया। याद है कि नहीं? सही बात है ना? 2013 के बाद इसको कंपलसरी किया गया। तो ये था हमारा बरकरार। और फिर 34 साल बाद, कितने साल बाद? 34 साल बाद सरकार ने एक नई पॉलिसी लाई, उसका नाम था एनईपी 2020, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। देखो क्या नाम है एनईपी का? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020। और आपको पता होना चाहिए कि ये 2020 आने के पहले एक कच्चा आराखड़ा हमने तैयार किया था, वो था एनईपी 2018। वो कोरोना का काल वगैरह आया, बहुत सारी दिक्कत आई, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको समेटा और उसको अमेंडमेंट करके उसमें बदलाव लाकर हमने एनईपी 2020 किया, 18 को छोड़ दिया। तब तक हमने उसको लागू करने की बहुत सारी प्रोसेस की गई थी। एनईपी 2020 में क्या महत्वपूर्ण है? हमने ढांचा ही चेंज किया। आपको पता है हमारा आकृति बंध क्या था पहले? हमने जो किया ना ढांचा, मालूम है कि नहीं? आकृति बंध क्या था हमारे शिक्षा का? 5+3+2 5+3+3+2। नो, इट इज रॉन्ग आंसर। मैंने अभी का एनईपी 2020 का नहीं पूछा है। 10+2। हाँ, 10+2+3। हाँ, जो पहले हमने जो पढ़ाई की ना, ये 2020 का एनईपी लागू होने से पहले हमारा जो आकृति बनता 10+2+3, यानी 10 साल का शिक्षा, ये हायर सेकेंडरी, और ये आपका क्या? पदवी, ग्रेजुएशन। और उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का, अगर एमफिल करना है तो 3 साल का, पीएचडी करना है तो 5 साल का, ऐसा स्ट्रक्चर। बराबर, इसी सभी स्ट्रक्चर पर उन्होंने बदलाव लाया, चेंज लाया, और यहाँ पर हमने महत्व दिया टीचर्स अंडर एजुकेशन को छोड़कर स्टूडेंट्स अंडर एजुकेशन। अब इसमें भी देखो, जब ये ज्ञान आयोग ने कंस्ट्रक्टिविज्म को अपनाया तो उसकी किताबें कब आई पता है क्या आपको? उसकी किताबें आई 2009 के तहत, और उसमें कुछ तो देखो 2010-11 या फिर 11-12 में पायलट स्टडी बोलकर 9वीं कक्षा की हमने किताबें जारी की, और उसके तहत सिर्फ किताबें नहीं जारी करना है, तो उसके तहत हमें इवैल्यूएशन सिस्टम, टीचिंग मेथोडोलॉजी, इन सभी को बदलना था। इसीलिए तब से देखो, सबसे पहले पायलट स्टडी में 9वीं कक्षा में
कृती पत्रिका आल्या, आठवतं का पहा? Yes. कृती पत्रिका आल्या का नहीं? प्रश्न पत्रिकेच्या ऐवजी एक्शन पेपर आया, हाँ, जिसमें डायग्राम थे, है कि नहीं? आधे कच्चे डायग्राम, उसमें क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे वाले क्वेश्चंस आए कि नहीं आए? हाँ, वो बदलाव था इसका, ज्ञान रचना आयोग का। और फिर हमने उसके बाद 10वीं को किया, फिर 11वीं 12वीं और फिर सभी को। ये करते हुए उनमें सिलेबस चेंजेस होते गया, मकसद चेंजेस होते गई, और हमने अहमियत स्टूडेंट को दे दिया। और जो टीचर प्रभाव से पढ़ाता था वन वे कथन पद्धति न, उसमें चेंज आकर बच्चों को वो चर्चा पद्धत, ब्रेनस्टॉर्मिंग, शेयर एंड पेयर, इन अलग अलग मेथोडोलॉजी से पढ़ा रहा है। और पढ़ाते वक्त बच्चे को अहमियत है, टीचरों को नहीं। तो इसलिए उस वक्त मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे कहा था कि टीचरों को पढ़ाने आए या न पढ़ाने आए चलता है, लेकिन उस टीचर को बच्ची को मोटिवेट करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर टीचर से वो संतुष्ट नहीं है, उसके मोटिवेशन की वजह से वो खुद अपना रिसोर्स सर्च करेगा और पढ़ेगा। इसीलिए इस नॉलेज कमीशन में या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म में बहुत सारे रिसोर्स ओपन किए गए, जैसे कि ग्रंथालय है या फिर आपका वो इंटरनेट है, बच्चे बड़ों से पूछते हैं, घर में पूछते हैं। हाँ, आज बच्चा घर में खुद पढ़ के आता है और टीचर पढ़ाने से पहले टीचरों को ही समझाता है कि सर ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, सही है नहीं? अगर आप प्रिपरेशन करके स्कूल में नहीं जाते हैं, क्लास में पढ़ाते वक्त प्रिपरेशन नहीं करते हैं, तो बच्चे आपको परेशान करेंगे। कैसे लोग? हाँ, अब ये जो पढ़ाने का तरीका था, इसको हमने चेंज किया। चेंज करते वक्त क्या महत्वपूर्ण है, जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था उसको हमने स्टूडेंट सेंटर्ड किया, किताबें सेंटर्ड एजुकेशन था उसको हमने लाइफ सेंटर्ड किया। अब लाइफ के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो एक चर्चा करना मुझे यहाँ पर अच्छा लगेगा, वो है एनईपी 2020 का, जिसमें अभी किसी मैडम ने कहा था कि उसका जो आकृति बंध है वो 5+3+ क्या है, 3+5 3 3 4 बराबर 4 है, क्योंकि उसमें अभी जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं है वो 4 की हो गई, बराबर। इसीलिए मैंने उसको याद करने के लिए ट्रिक भी बनाई है। 53-34 नंबरची गाडी, ट्रेन का नंबर है 34, अब 53-34 नंबर की गाड़ी। 5 वर्ष फंडामेंटल एजुकेशन फाउंडेशन वाला कोर्स है, जिसमें बच्चे को आंगनवाड़ी बालवाड़ी से ही दिया जाएगा और पहली दूसरी कक्षा होगी इन 5 सालों में। और यहाँ पर जो दिया जाने वाला एजुकेशन है वो बच्चे के सेंटर का होगा, उसके मातृभाषा में होगा, वहाँ के प्रादेशिक भाषा में होगा। और यहाँ पे सबसे बदलाव क्या हुआ मालूम है? हम आईटीआई कब करते थे? आईटीआई कब करते थे? 10th के बाद। 10th के बाद करते थे। तो आईटीआई का जो बदलाव लाए हैं हम अभी एनईपी 2020 में, 6ठी कक्षा से बच्चा एक खुद फॉरेन लैंग्वेज पढ़ेगा। फॉरेन लैंग्वेज यानी सिर्फ अंग्रेजी नहीं, जो त्रिभाषा सूत्र कोठारी आयोग ने दिया था 1964-65 में, कोठारी आयोग त्रिभाषा, त्याच्यामध्ये तुमची मातृभाषा, प्रादेशिक आणि एक म्हणजे ती हिंदी आणि दुसरी म्हणजे तुमची ती इंग्रजी भाषा, ये त्रिभाषा सूत्र। ये 3 भाषा सूत्र तो है, लेकिन इसमें तीसरी जो भाषा अंग्रेजी को हमने सिक्का मार के रखा था ना, उसकी अहमियत को निकाल दिया। 6ठी कक्षा से लेके तुम कौन सी भी भाषा पढ़ सकते हो फॉरेन वाली, तो उसमें जापानीज है, चाइनीज है, कौन सी भी, जर्मन है, ये भाषा आप उसमें पढ़ सकते हैं, एक जिससे वहां के रोजगार वो मिला सकेगा और बच्चा अप्रेंडिक्स कर सकेगा, बच्चे को इंटर्नशिप होगी, बच्चा कोई चीज सीखना चाहता है, जैसे कि बाग काम हो, हाँ, जिसको माली का काम कहते हैं वो हो, या फिर किसी भी चीज को मैकेनिकल वर्क हो उसको सीखना चाहता है, जैसे कि हमारे पारंपरिक व्यवसाय है कुंभार लोहार के, वो भी उसमें सीख सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन रिलेटेड, व्यवहार रिलेटेड जो शिक्षा पाकर वो खुद का रोजगार मिला सके। कंडिशन आमची कशी आहे बघा, आमची कंडिशन कशी आहे,
डीएड बीएड होऊन सुद्धा आम्हाला नोकरी नाही आणि एवढं शिकून सुद्धा आम्हाला सध्या क्लर्कचं काम येत नाही. बरोबर आहे का? आणि न येण्याची कारण मग बीएड शिकलोय, हे बीएड शिकलाय म्हणून क्लर्कची असणारी नोकरी करणार का? तर त्याला बीए आहे आणि ह्यानं बीए झालेलं विसरतंय. बघा बरोबर की नहीं? तो फिर इसी दशा से हमारा रोजगार बेरोजगारी में हो गया. बहुत बेरोजगार लोग हैं. फिर इनको रोजगार देना है तो एनईपी में वो बदलाव किया गया कि इन लोगों को हमें क्या करना है, छठी कक्षा से ही उसको इंटर्नशिप देना है, व्यवसाय शिक्षा देना है, आईटीआई का शिक्षा वही देना है, बच्चा फॉरेन लैंग्वेज सिलेक्ट वही करेगा. बहुत सारे बदलाव हैं जो एनईपी के खास चैप्टर में हम देखने वाले हैं. तो आज मैंने आपको यहाँ पर ओवरऑल बैकग्राउंड दे दिया जो बाल केंद्रित शिक्षा था. तो आपको मुझे बताओ ये बैकग्राउंड आपको कैसे लगा? इंफॉर्मेटिव लगा या बोरिंग लगा? इंफॉर्मेटिव सर, इन्फॉर्मेटिव लगा. इन्फॉर्मेटिव सर. तो ये बाल केंद्रित जो शिक्षा है, एक मिनट. सर हॅलो सर. सर थांबायला सांगितलं एक मिनिट. ओके ओके. हाँ बोलिए. सर आपने अभी लेक्चर में बोला कि 2005 में केंद्र ने आरटी एक्ट लागू किया हाँ और राज्य ने अपने राज्य ने उसे 2009 में एक्सेप्ट किया और 2010 से वो लागू हुआ. लागू. हाँ तो फिर क्वेश्चन अगर कभी आएगा तो राज्य का और केंद्र का अलग अलग आएगा ना? अलग अलग यानी आएगा और आता है. ये क्वेश्चन आया भी था हाँ 2018, 19, 20 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है और ये पढ़ाने वाला हूँ आगे में. ये चैप्टर है आपने पढ़ने में. अभी मैंने सिर्फ अच्छा बैकग्राउंड बताया था आपको. आगे अच्छा इसके क्वेश्चंस हैं, आगे इसका डीप में चैप्टर्स है जो आपको मिलेगा. आज मैंने ये चैप्टर को क्यों लिया बताता हूँ. बहुत सारे लोगों को रुचि यहाँ पर हो और ये सिलेबस बहुत अच्छा है ये समझ में आए, क्योंकि मैं आज यहाँ अगर आपको जिन पियाजे वैगोतस के और कोलबर्ग को पढ़ाता तो इनमें से बहुत सारे लोग लेफ्ट भी हो सकते थे. बराबर है, क्योंकि वो जो दिमागी काम करना है थोड़ा थोड़ा आपको इंटरेस्ट आने के बाद ही समझ में आएगा. तो यहाँ पर इसीलिए इस चैप्टर को लिया है और इस चैप्टर का मकसद बाल केंद्रित शिक्षा है. और मेरा भी मकसद यही है कि स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन. ये किसके लिए कर रहा हूँ मैं? हमारे लिए कर रहा हूँ, हमारे तरक्की से कर रहा हूँ. तो उसको मैंने 2 एंगल से कंप्लीट किया है. ठीक है. तो चलो अभी इसके यहाँ तक आए हैं तो एक 2 मकसद को देखेंगे और फिर हम रुकेंगे इस पर. और फिर अभी वक्त भी हो चुका है, अभी 8:30 कुछ बजे हैं, अभी 9 बजना बाकी है तो उसको हम देखेंगे. ओके. तो चलो अभी बाल केंद्रित शिक्षा. अब मैंने जो जो बताया है वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने मिलेगा. तो मैं इसको थोड़ा फास्ट में लूंगा. हाँ ठीक है, क्योंकि अभी आप सभी का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है. जहां लगता है मुझे मैंने ये नहीं लिया तो उसको मैं यहाँ पर डीपली आपको समझाने की कोशिश करूंगा. ओके. बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? कौन है? बालक. बालक. ओके. अब देखो यहाँ पर और एक बात बताना था मेरे को जो ज्ञान रचनावाद का था. बताऊं क्या रुकू? देखो बताइए ना सर. बाल केंद्र आता मराठीत सांगतो जरा, हे म्हणजे सांगायला सोपं पडेल मला इथं. बर. बाल केंद्रित शिक्षा में या फिर हमारे कंस्ट्रक्टलिज्म में क्या होता है, बच्चा हम खुद सीखता है कहते हैं, बराबर है. और मैं भी कहता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है और जब पैदा होने के बाद जिसको डिलीवर बोलते हैं तब वो रो पड़ता है. बराबर है कि नहीं? यस सर. रोता है कि नहीं रोता है? यस सर. हाँ. अगर वो रोता है इसका मतलब उसे कुछ तो महसूस हुआ, उसका मतलब उसके पास ब्रेन है और ब्रेन की वजह से उसने सोचा और रो पड़ा. अगर उसके पास ज्ञान नहीं होता, खुद का सोचता नहीं, तो वो क्या रोता? नहीं रोता तो क्या करना पड़ता है? ए बाबा रड, बाहर आला तू रड रड रड. क्या करना पड़ता? तो इसका मतलब है तुम्ही जे म्हणलात ना पहिलं, शिक्षक हा कुंभार असतो, विद्यार्थी हा कच्चा गोळा असतो.
आणि त्याला ते काय तुडवायचं असतं आणि बडवायचं असतं आणि त्याला आकार द्यायचा असतं. तो ये कंसेप्ट यहाँ कंस्ट्रक्टिविज्म ने उसको कट कर दी. बाल केंद्रित शिक्षा का देखो बच्चा नॉलेज कैसे ग्रहण करता है इसका एग्जाम्पल देना है मुझे. ग्रामीण भाग है, देहात, हाँ? तो ग्रामीण भाग में घर कैसे होते हैं? 2 BHK 3 BHK. नहीं 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 सर, वाड़े, कच्चे मकान, कच्चे मकान, कच्चे मकान. कच्चे मकान. एकदम कच्चे मकान जहां पर पत्रा, कुणाच्या घरी पत्रा असतो तर नाही तर कुणाच्या घरी ते तुराट्याच्या बांधलेल्या तुराट्यानं ते घराची बांधणी करून भिंती वगैरे करून काहीतरी शेणानं वगैरे मातीनं लिंपून केलेल्या भिंती असतात, बरोबर. ह्याच घरामध्ये जन्मलेलं बाळ आहे बघा. आई, बाळ जेमतेम, मुलगा जो आहे ना जेमतेम हा 1.5 वर्षाच्या आसपास असेल आणि हा 1.5 वर्षाचा बालक हा घराच्या आतल्या खोलीमध्ये झोपलेला आहे आणि आई बाहेरच्या या वरांड्यामध्ये म्हणा किंवा बाहेरच्या पत्र्याच्या शेडमध्ये स्वयंपाक करत आहे चुलीवरती. आता तिथे काय गॅस बीस काय नाही आहे, चुलीवरती करत आहे आणि आई स्वयंपाक करताना लगबगीनं स्वयंपाक करत आहे. लगबगीनं स्वयंपाक यासाठी करत आहे की माझा मुलगा उठला की ते मला काम करू देणार नाही, त्यानं उठायच्या आधी मला काम करायचं. म्हणून खूप फास्ट गतीनं ती काम करत आहे आणि काम व्हावं फास्ट म्हणून, सगळा स्वयंपाक लवकर व्हावा म्हणून ती त्या चुलीमध्ये जास्त लाकडं घालत आहे, जास्त आग निर्माण करत आहे आणि लवकर फास्ट स्वयंपाक करत आहे. आणि जो नहीं होना था वही हुआ, तिथं मुलगा उठला. जे नको व्हायला होतं ते झालं म्हणजे ते मुलगा उठला आणि जसा तो मुलगा उठला तसा तो रडायला लागला. लहान मूल जेव्हा उठतं ते रडतच, कारण त्याला आई पाहिजे असते आणि रो रहा है. जैसे उसकी आवाज उस बच्चे की माँ की कान पे गई, वैसे माँ वही बैठे तिथं बसल्या बसल्या बाहेर बसल्या बसल्या त्या बाळाला म्हणते, रो मत मैं बाहर हूं, रो मत मैं बाहर हूं, आजा. बघा ती. आणि हे राहिलेलं लगबगीनं सगळं स्वयंपाक संपवते. ते मुलगा रडत रडत रांगत रांगत त्या उंबरठ्यावरून बाहेर आलेला आहे आणि आता मग आई काय करते, त्याचं पूर्ण स्वयंपाक झालाय, शेवटची भाकरी तव्यावर टाकलेली आहे आणि बाकीचं जे काही मटेरियल आहे ती आवरण्याचा प्रयत्न करते. ती आवरताना ती आतलं जे आहे ते धुवून करून ती आतल्या खोलीत नेऊन टाकत आहे. मुलगा आईच्या जवळ येत आहे आणि आईच्या जवळ येत असताना आई आतलं कपाट बाहेर करते, मुलगा त्याच्या मागं पुढं करतोय आणि करता करता त्या मुलाचं लक्ष जाते त्या चुलीकडे आणि चुलीकडे जात असताना आई हे सगळं आत पसारा नेऊन ठेवते. आई आतल्या खोलीत गेली आहे आणि आतून आवाज देते, बाळा जवळ जाऊ नकोस. हाय, कळतं ना ते जे विस्तव आहे त्याला ती म्हणते ना जाळ आहे, आया हाँ. उसको समझा कर बोल रही है की तू उसके करीब मत जा. आतून इन्स्ट्रक्शन करतीये. लगबगीनं सगळं स्वयंपाकाचंच एक मटेरियल आहे घेतलेलं ते आतल्या खोलीमध्ये ठेवत आहे आणि तिथून तिला सांगत आहे की बाळा तू जवळ जाऊ नको. हाय, पण ते बालक मानत नाहीये. ज्याप्रमाणे हनुमानानं ते सफरचंद समजून किंवा ते लाल गोळा समजून सूर्याकडे धाव घेतली तसा हा बालक आंबा समोर. हा तसा हा बालक समोरच्या अग्नीला एकदम क्युरियासिटीनं क्या चल रहा है, कारण ते शेवटची भाकरी होती तापलेली ते तव्यावर टाकली आणि त्याच्यानंतर चुलीच्या मध्ये टाकलेले जे काही जाळ आहे ती बाहेर काढली. आता फक्त राहिलाय तो रखरख असणारा कोळसा, त्याला आपण काय म्हणतो विस्तव, आणि त्या विस्तवाला लाल भडक वाटणाऱ्या पाठकडे हा मुलगा आकर्षित झालाय आणि आकर्षित झाला याचा अर्थ आईला सुद्धा वाटेल की तो चुलीत जाईल, त्याला हात धरेल. म्हणून आई आतून सांगते की बाळा जाऊ नको, तिथं जाऊ नको. असं करत करत आई सगळं ठेवत आहे आणि नको व्हायचं ते झालं. बाळानं ती लाकूड असं वडलं आणि लाकडाच्या तोंडाला असणाऱ्या लाल विस्तवाला त्याने लावला हात. जसा त्याने हात लावला तसा चर्रकन आवाज आला, बाळाच्या हाताचं सगळं कातळ कळलं. आई हे आवाज रडताना बाळकाचा ऐकून आतलं सगळं मटेरियल तिथं टाकून आली आणि बाहेर रडत माझा बाळा बाळा करत आली. हॉस्पिटल ले गए, हात जळलं, झालं केलं सगळं झालं. आता ते नको व्हायचं ते झालं. हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटलमध्ये दाखवलं, झालं केलं. भारतीय परंपरेनुसार मुलगा आजारी आहे किंवा कोण आजारी असलं की बघायला लोक येतात. येतात की नाही हो? हो. आता येतात की. बघायला लोक आले
जैसे पै पाहुणे, अमुक तमुक, आत्या, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, सब कुछ आहे. जो भी आएगा खाली हात आएगा क्या? जे पण येणार आहे मोकळ्या हाताने जातात का आपण बघायला गेलं की? नाही. नाही वैसे ही उसके नाना ने उसके लिए सफरचंद यानी सेब आणि ऍपल घेऊन गेला बाबा. ऍपल घेऊन गेला आणि मुलाला ते बघितलं, त्याचं कौतुक केलं आणि ते हळूच त्याच्या त्या आजोबानं म्हणजे नानानं ते काय केलं, एक सफरचंद बाहेर काढला आणि मुलाच्या समोर असा धरला आणि म्हणला घे. मुलगा घेईल का? काय म्हणला मुलगा? नाही घेईल तो, हाय म्हणेल तो. का काय बरं? म्हणे का बरं? लाल आहे ना, लाल लाल कलर सर. This is the right answer. एकदम करेक्ट आंसर. जैसे उसने उस एप्पल को देखा तो बच्चे ने उस लेने के लिए इनकार किया और चिल्ला रहा है, हाय, रोना लागलं, हाय नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए. यानी वो क्या सोच बैठा, हर एक लाल वस्तू अब क्या होगी उसके लिए अंगार होगी. त्याच्यासाठी कोळसा असेल, त्याच्यासाठी विस्तव असेल. ही आहे खरी ज्ञानाची रचना. जर मुलाला त्यानं ते हात लावूच दिला नसता तर त्याला हे अनुभव आला नसता. आता हा अनुभव त्याच्या आयुष्यभरासाठी खातील आहे. ते परत त्याच्या आयुष्यात चुकून तर त्या विस्तवाला हात लावल का? नाही. नाही लावत. नाही सर. त्याला नाही म्हणतात मला दिसला तर ते मुलगा हात लावू शकत नाही. इसको ही कहते हैं नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना. यालाच म्हणतात नॉलेज मिळवणं, नॉलेजचं रचना करणं, नॉलेज ग्रहण करणं आणि एकत्र करत 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 त्याची कन्सेप्ट करून त्याला शिकणं. आणि हेच शिकवायचं आहे, हेच ज्ञानरत्नावाद सांगतं. आणि हे ज्ञानरत्नावाद सांगत असताना त्याने महत्व दिलं बालकाला आणि बालकाच्या अनुभवाला. तुम्ही त्याला सगळ्या गोष्टी पुरवू नका. त्याला स्वतःला कळू द्या, त्याला स्वतःला ठेस लागू द्या, त्याचा अंगठा फुटू द्या, परत ते पाय उचलून चालत. तुम्ही त्याला सगळं प्रोव्हाइड करू नका. हेच ज्ञानरत्नाचं वैशिष्ट्य आहे आणि हेच विद्यार्थी केंद्रित सेंटरमध्ये हेच आहे. त्या विद्यार्थ्याला त्याच्या आवडीला, त्याच्या निवडीला, त्याच्या क्षमतेला सगळ्यात जास्त महत्व दिले गेले. आलं का लक्षात? मला एवढं सगळ्या मागं स्टोरी सांगण्यापाठीमागं जो उद्देश होता तो म्हणजे कन्स्ट्रक्टचा, नॉलेज कन्स्ट्रक्ट करण्याचा, ज्या बालकाच्या आम्ही अभिरुचीला, त्याच्या प्रवृत्तीला आणि त्याच्या क्षमतेला आम्ही महत्व दिलं. आणि हे महत्व देऊनच त्याच पद्धतीचा आम्ही अभ्यासक्रम केला. आठवतं का? पहा, आताची पुस्तकं म्हणा किंवा अजून एक 5 वर्षाच्या पूर्वीची पुस्तकं म्हणा, क्या डिफरेंस है इसमें और उसके पहले की किताबें देखो, क्या डिफरेंस है. अरे आमच्या वेळेची पुस्तकं पहा, काय फरक आहे, क्या फर्क है, बता पाएगा कोई? कॉन्सेप्ट सर बहुत अभी की पुस्तक जो है सर एक्टिविटी बेस्ड है सब. सोप्या भाषेत आहे सर, ऍक्टिव्हिटी बेस्ड पण आहे, ओके, सोप्या भाषेत पण आहे जरा. व्हेरी नाईस, व्हेरी आणि नाईस. चित्रण जास्त आहे सर, चित्रण. सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे, जसं आता सांगितलं चित्र. चित्रांचा समावेश चित्र. खूप आहे, कारण मुलांना कशाची आवड असते? चित्रांची आवड असते. बर, जी चित्र जास्त आहे ती 10वीच्या पुस्तकात चित्र जास्त आहेत का हो? नाही. का बरं? नाही. का बरं नाही? 10वीचा तोपर्यंत विद्यार्थी सवय पडलेली असते ना सर क्षमता विद्यार्थीला. वाढलेली नसते ना. त्याला त्याच्या चित्राची गरज नसते, तर लहान मुलांना चित्राची हा. गरज असते. आकर्षकपणा, त्याची अभिरुची, त्याचं निरीक्षण, त्याच्या गरजी ह्या आम्ही पाहूनच त्या त्या गोष्टी केलेल्या आहेत. फिर ये जो हम बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें सबसे अहम किसको दिया गया? कौन मेन बिंदु है? कौन मेन बिंदु है? बच्चों बालक. हाँ, बालक. अब याद करो, इसीलिए मैंने सबसे पहले तुम्हें एक ट्रिक दी थी, ट्रिक दी थी. देखो, याद है क्या? कि बच्चों को आपको क्या समझना है? भगवान. यस, भगवान. भगवान. यस, करेक्ट. उसे इसलिए भगवान समझना है क्योंकि तुम्हारा आंसर गलत ना हो. क्या हम भगवान के साथ वो कर सकते हैं? नहीं. क्योंकि यहाँ पर विषय महत्व है, तुम्हें महत्व नहीं है. बच्चे को महत्व है, टीचर को महत्व नहीं है. चेंज रोल ऑफ टीचर, उसका चेंज रोल का चेंज हुआ और यहाँ पर वो फैसिलिटर, एक गाइड, एक मित्र, अमुक तमुक सब कुछ आया. लेकिन यहाँ पर सबसे अहमियत उस बालक को है और बालक को देते हुए हमने बालक की रुचियां, प्रवृत्तियां और क्षमताओं को मद्देनजर रखते हुए हमने शिक्षा का निर्माण किया. बाल केंद्रीय शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व है. इंडिविजुअल टीचिंग, हर एक को क्या समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है, ये ध्यान दे रहे हैं हम. और उसी तरह का भी सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस का जो निर्माण है सोपा, कठीण आणि मध्यम अशा 3 भागामध्ये आहे. सोपं,
आणि कठीण हे थोडं आहे, लेकिन सर्वसामान्य मुलं जास्त आहेत असं गृहीत धरून मध्यम आमचा सिलेबस मोठ्या प्रमाणामध्ये. पण पूर्वी बघा 1990 किंवा 1999च्या पूर्वी गणितामध्ये एक ड विभाग होता बघा, ड विभाग. तो ड विभाग फक्त कोण सोडवायचा? फक्त ड विभाग एकच माणूस सोडवतो, तो म्हणजे सगळ्यात हुशार विद्यार्थी वर्गातला. तर त्याच्यासाठी होता गणितामध्ये ड विभाग खास. आणि तो म्हणजे तुमच्या सिलेबसचा असणारा पातळी होती, त्याला आम्ही चेंज केली इथं. आणि इथं असं ड फिका है का? नहीं. जहां भी है उसको इस तरह से हमने उसको क्रिएट किया है, जनरेट किया है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ हमने आसान डाला है, कहाँ हमने मीडियम डाला है और कहाँ हमने हाइयर क्वेश्चन को दिया है. HOT यानी LOT, लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस एंड हायर ऑर्डर क्वेश्चन. ये जो थॉट प्रोसेस है हमें उसकी बरकरार करनी है. इसमें स्वाभाविक रूप से विकसित अनुशासन स्थापित है. अभी हम पहले शिक्षा करते थे, बच्चा अगर गलत कुछ कहता है, गलत कुछ करता है, देते कि नहीं? शिक्षा देने के हमारे बहुत सारे प्रकार थे. अभी जैसे मैंने बताया, जैसे मारने के तरीके थे, जसे की असं मारायचं पलवानकी सारखं, बेंडकुळी येईपर्यंत मारायचं, हात उलटी करून मारायचं. ते कोंबडा सर्वसाधारणपणे आहे, मुर्गा बनाना हे सर्वसाधारणपणे आहे, पण याच्यापेक्षा भयानक शिक्षा देत होते. अब भी वैसी शिक्षा बाल केंद्रित में देना नहीं है. बाल केंद्रित में शिक्षा देना नहीं है, तो वो खुद अनुशासन पर स्थापित होगा. उसे मजबूर करो, खुद की शिक्षा यानी खुद का अनुशासन, स्वयं शिस्त, स्वयं शिस्त को अपनाए, इसको उसे क्या करना है? बरकरार करना है. और ये जब हम बरकरार करेंगे तभी बच्चे यहाँ पर सीख पाएगा. यानी यहाँ पर क्या है? स्वयं अनुशासन. अनुशासन का मतलब है शिस्त, अनुशासन का मतलब है शिस्त, डिसिप्लिन. इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनंदिन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश की जाती है. आता इथं सगळ्यात महत्वाचा पार्ट तुमचा विद्यार्थी असेल तर उसका निरीक्षण कौन करेगा? टीचर को करना. अब ये टीचर को अगर करना है तो ये टीचर को याद रखना है कि उसका हर एक दिन का, हर एक बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना है. और इसकी वजह से आपकी इसमें चार्ट भी आए. देखो ऑब्जर्वेशन टूल है, 5 टूल है ज्ञान रचने वादानुसार. वो टूल का इस्तेमाल करके आपको बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना है. उसको स्कूल में पढ़ते वक्त यानी क्लास में, प्लेग्राउंड पर वो किस तरह की हरकतें करता है, दोस्तों में रहता है तो वहां किस तरह की हरकतें करता है, ये सभी का ऑब्जर्वेशन टीचर को करना है. काम वाढलं असं आम्हाला वाटलं, परंतु विद्यार्थ्याच्या दृष्टिकोनातून हे खूप महत्वाचं होतं. तो इसके ऑब्जर्वेशन करना है, उसको कठिनाई कहाँ आ रही है, जहां आ रही है वहां से दूर करना है. बालक को स्वावलंबी बनाना है, खुद पे डिपेंड बनाना है. उसको किसी पर कुणावर अवलंबून ठेवायचं नाही आहे, परावलंबी नाही बनवायचं, स्वावलंबी. आणि हे स्वावलंबन बनवत असताना त्याच्यामध्ये स्वतःच्या मध्ये स्वतंत्रताची भावना असणं को पैदा करना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये उसमें बताया है. बालक चुने हुए संसाधनों में से अपनी इच्छाओं अनुसार किसी भी संसाधन का चुनाव कर सकता है. अब तुम्हारा रोल यहाँ का टीचर का इस स्टूडेंट सेंटर में फैसिलिटेटर बोल के है. फैसिलिटेटर का मतलब क्या है? सोयी सुविधा पुरवणारा. हाँ, सोयी सुविधा पुरवणे. यस. अब मान लो आप सर्कल पढ़ा रहे हैं, सर्कल पढ़ा रहे हैं आप, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पढ़ाते वक्त बच्चों को प्रोवाइड करना है. क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? सर्कल तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने शिकवायचं आहे, विद्यार्थ्याला सेंटर धरून शिकवायचं आहे, ज्ञान रचना वादानुसार. तो बच्चे को सीखने के लिए जिन जिन बातों की जरूरत लगेगी वो उन टीचिंग एड्स का, मटेरियल का, वीडियोस का आपको फैसिलिटी यहाँ पर क्या करना है? देना जरूरी है. तो वो फैसिलिटी आप यहाँ पर देंगे तो बच्चा अपनी इच्छा अनुसार क्या करेगा? उनमें से किसी भी टीचिंग एड्स का, टूल्स का चुनाव कर सकते. चुनाव म्हणजे सिलेक्शन. चुनाव का मतलब वोटिंग नहीं, चुनाव का मतलब वोटिंग नहीं. चुनाव का मतलब यहाँ पर क्या आएगा? चयन करना, सिलेक्शन. सिलेक्ट करना.
अब ये देखो, बाल केंद्रित शिक्षा जीवन की शिक्षण प्रणाली है। हमें सिर्फ किताबों का पढ़ाना नहीं है, बच्चों को जीवन में किस तरह से ज्ञान लाना है, किस तरह से डरना है, किस तरह से हरकतें करना है, वो जीवन शिक्षा दिखाने वाली सिस्टम है। अंत एक विकसित शिशु के एक विकसित प्रौढ़ बनने के लिए जो कार्य किया जाता है, उन सभी कार्य प्रणालियों का समावेश इस शिक्षा में होता है। इसका मतलब जब शिशु होता है और वो जब प्रौढ़ बनने तक जो जो कुछ उसे कार्य करने पड़ते हैं, जो जो कार्य किए जाते हैं, उन सभी का समावेश इस स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन में हो जाता है। बालक केंद्रित शिक्षा पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है, वो कोई ऐसे बनाई हुई नहीं है। बच्चा थॉट प्रोसेस किस तरह से करता है, इमेजिनेशन किस तरह से करता है, वो तर्क अनुमान किस तरह से लगाता है, ये देखने वाली मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है। और जो प्रोसेस बच्चों को अपना खुद का ज्ञान खुद बनाने में सजग बनाए। अब देखो, अब है बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य। क्या है उद्देश्य, क्यों हमने स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन को अपनाया, हमने क्यों टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को छोड़ दिया, वो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर उद्देश्य है। और ये उद्देश्य आपके ऑप्शन में आएंगे। निम्नलिखित में से विशेषताएं पूछ कर आएंगी, निम्नलिखित में से उद्देश्य पूछ कर आएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारा है बालक का चहुमुखी विकास करना। अब चहुमुखी विकास का मतलब क्या होगा, और होगा तो किन किन भागों का विकास होगा? चारों बाजूने सर्वांगीण विकास सर. हा, सर्वांगीण विकास म्हणजे चारी बाजूनी, म्हणजे कसला विकास? शारीरिक, बांधकाम करायचं का? मानसिक, शारीरिक सांस्कृतिक, शारीरिक संवेदिक, मानसिक सामाजिक सामाजिक समुदाय. वेरी नाइस। द आयाम जो है उसके, हमारे डायमेंशन, उन चारों डायमेंशनों का आपको क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। जैसे कि 4 डायमेंशन कौन कौन से हैं? शारीरिक मानसिक भावनिक संवेदनात्मक। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। अब देखो, चहुमुखी विकास जब भी आएगा या फिर सर्वांगीण विकास जहां भी आएगा, तो ये आयाम होंगे। और इव्हॅल्युएशन सिस्टीम में जब पूछा जाएगा विद्यार्थीचा सर्वांगीण विकास, तर तिथले आयाम आणि डायमेंशन वेगळे आहेत, एवढं लक्षात फक्त ठेवा। अब यहाँ पे हमें ध्यान में क्या रखना है, यहाँ का अगर खाली बच्चे का चहुमुखी या फिर सर्वांगीण विकास पूछा जाएगा, तो यहाँ पर ये विकास आएंगे, शारीरिक, मानसिक, भावनिक आणि सामाजिक। बराबर? हाँ, इन विकास को याद रखना। फिर देखो, हस्तपरक गतिविधियों पर बल देना है। हस्तपरक गतिविधियां, गतिविधियां यानी ऍक्टिव्हिटी, हस्तपरक म्हणजे कृती प्रधान। बरोबर? आपको पता है क्या 3H का डेवलपमेंट किसने कहा? 3H का डेवलपमेंट करना है, पता है क्या? देखो, आपको याद है तो बताओ। 3H किसने बताया था, याद है क्या? देखो आप, महात्मा गांधी जी। अरे वाह, वेरी नाइस आंसर। किसने दिया, किसने दिया सर? आंसर किसने दिया बताओ ना, आवाज पता तो चले मुझे, कौन अपना यहाँ पर होशियार है, देखना है। किसने दिया? पोतगुंडी। पोतगुंडी। दोन दोन डिवाइस वर हे केले का? नाही सर, एकच आहे। आप भी देखो, यहाँ पर 3H का मतलब है हेड, हैंड और हार्ट। 3H, हेड, हैंड और हार्ट। हाँ, इसके ही मतलब था वहां पर विद्यार्थ्यांना कृतीयुक्त शिक्षण द्या, आणि त्यांच्या शिक्षणाचं नाव होतं मूलोद्योगी शिक्षा। मूलोद्योगी शिक्षा किसके नाम है? महात्मा गांधी के नाम। अब त्याच्यामध्ये जसं होतं तसंच इथं विद्यार्थी केंद्र में भी यही कहा गया की हस्तपरक गतिविधी यानी हँड आपका यानी कृती असणार तुम्हाला शिक्षण द्यायचं, ऍक्टिव्हिटी घ्यायची। प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है, ये विशेषता है, ये उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा। हर एक बालक की ओर आपको ध्यान देना है, वो आगे बैठो, पीछे बैठो, बीच में बैठो, लूला हो, अंधा हो, पंगला हो, जो भी कुछ हो, लल्लू हो, चल्लू हो, हाँ डल्लू हो, जो भी कुछ हो,
उसकी ओर आपको ध्यान देना ही है, क्योंकि तुम स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन को बढ़ा रहे हो, ना कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। तो हर एक बच्चे को आपको अलग से ध्यान देना है। पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम होना चाहिए। अब ये जो उद्देश्य क्या है, पिछड़ा हो, मंद गति का हो, प्रतिभाशाली हो या फिर विशेष हो बच्चा, तो पिछड़ा यानी हर एक जाति से होता है, सामाजिक बैकग्राउंड से होता है, हाँ, मंद बुद्धि का हो या फिर प्रतिभाशाली हो, ऐसे बालकों के लिए अलग पाठ्यक्रम का हमें क्या करना है, आयोजन करना है। बालकों की प्रवृत्ति, रुचि और क्षमताओं के बारे में शिक्षक को जानकारी होनी है। हर एक बच्चे का देखने का एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड उसकी कैपेबिलिटी हर एक टीचर को पता होना है, और उसी हिसाब से हमें उस पढ़ाते वक्त क्या होगा, उसका मुनाफा होगा। शिक्षक हर एक विद्यार्थी की विशेषताओं पर ध्यान दे और उसके लिए प्रबंध करे कि वो क्या चाहिए उसको। तो टीचर का यहाँ पर रोल यही है कि हर एक बच्चे पर ध्यान देना है, हर एक की स्पेशलिटी क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उस पर ध्यान देना है। इसमें इस बात को महत्व नहीं दिया गया, इस बात को महत्व नहीं किया जाएगा, देखो इसमें इस बात को महत्व नहीं दिया गया कि शिक्षक कितना ज्ञानी है, वो उसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, वो कितना हैंडसम दिखता है, आकर्षण का मतलब हैंडसम ही है, और कितना गुण युक्त है, कितना संस्कारी है, कितना अच्छा है, इसको हमने महत्व नहीं देना है। हमें महत्व किसे देना है, बल्कि इस बात का महत्व है कि बालक को व्यक्तित्व का कहाँ तक वो विकास कर पाता है, यानी वो खुद का कितना डेवलपमेंट करता है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे को कितने हद तक या फिर कितने तक लेवल तक वो उसको डेवलपमेंट करा सकता है, ये महत्वपूर्ण है, ये विकास है, ये हमारे बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व और उद्देश्य है। समझ में आया, समझ में आया? यस सर। यस सर, यस सर। तो मुझे लगता है यहाँ पर हम रुकेंगे, तकलीफ हो रही है। किसी को कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से आप सभी का इंटरेस्ट बढ़ रहा है पढ़ने के बारे में, अच्छा लग रहा है ना? यस सर, यस। ये